जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है एसएससी जीडी का फुल प्रैक्टिस सेट। तो सबसे पहले एक मोटिवेशन क्विट के साथ हम शुरुआत करेंगे। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, यदि हमको कल अपना अच्छा बनाना है दिन, तो आज हमको एक अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमारा आज का प्रैक्टिस सेट है जो कि 2023 11/1/2023 में आया हुआ है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा है पेपर कटिंग पे। पेपर कटिंग मोड के काटना है, इसको देखना है भाई कौन सा क्वेश्चन इसका मतलब कौन सा सही होगा इसका। अब देखिए इस प्रकार से है, तो ये तो क्लियर है कि जब उस पार जाएगा तो सेम इसी प्रकार आएगा, और ये गोला है आपका इस पार आ जाएगा। और जब इस पार अपोजिट जाएंगे तो ये इस प्रकार से बनेंगे, और ये गोले ऐसे बनेंगे, और ये ऊपर ब्लॉक। अब इस प्रकार की आकृति आपको कहाँ दिख रही होगी भाई? ये भी गलत है, ये इस पार गोले हो गए हैं, गलत। ये वाला ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि ब्रेव को 48 लिखा जा रहा है, ब्रेव को क्या लिख रहे हैं भाई? 48। ब्रेव को 48 मतलब अब इनका नंबर करेंगे। ब्रेव बी कितने पे आता है? 2 पे, आर 18 पे, ए 1 पे, वी 22 पे, और ई आपका आता है 5 पे। जब इनको सभी को जोड़ेंगे 5 2 7 8 8 16 17 18 और 2 और 3 48। मतलब इनके नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और लिख दे रहे हैं बस। सेम इसको विक्टर को अगर हम देखें, वी कितने पे आता है? 22 पे, आई कितने पे आता है? 9 पे, सी आता है 3 पे, टी आता है 20 पे, ओ आता है 15 पे, आर आता है 18 पे। सभी को ऐड करेंगे, 8 5 13, 13 3 16, 11 कितना होता है? 9 2 11, 11 3 14, 14 5 19 8 27। सही जुड़ा है। 8 5 13 3 16, 16 9 25 2 27। इकाई का अंक कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए, तो 87 हो जाएगा। कैरी आपका 2 बना है, 2 2 4 2 6 और 2 8, कितना आ जाएगा? 87। वैसे इकाई के अंक से भी हम देख सकते थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कह रहे 50 60 51 52 वो 51 62। अब देखिए एक एक अंक छोड़कर देखेंगे, इसमें कितना हो रहा है? प्लस का 1, प्लस का 3, यहाँ पर प्लस का 2, प्लस का 4, और यहाँ पे प्लस का 5, यहाँ पर प्लस का 6, और यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस का 7 करेंगे। जब 59 में 7 जोड़ेंगे भाई तो कितना हो जाना चाहिए? 66 होना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई? देखिए यहाँ पर क्रॉस है, तो अगर हम 90 डिग्री की बात करें, पहले यहाँ पर, फिर उसके बाद में क्रॉस यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, अब फिर यहाँ पर आया, और फिर उसके बाद फिर से यहाँ पर क्रॉस आ गया है। अब लास्ट में क्रॉस आपका कहाँ पे आएगा? यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आएगा ना, तो ये गलत, ये यहाँ पर सही है, यहाँ पर सही है, गलत। तो 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही कट रहे हैं। उसके बाद हम किसी एक को देखेंगे। क्या देखेंगे भाई? कि सबसे पहले स्टार ऊपर की ओर बढ़ा, फिर जब अगले में बढ़ा तो क्रॉस के इस पार बढ़ा, फिर स्टार के तरफ गोला बढ़ा। अब अगली आकृति इसके तरफ बढ़ेगी, त्रिभुज। अब अगली आकृति जो है गोले की तरफ बढ़ेगी। गोले के आगे कुछ भी हो सकता है, गोले के आगे यहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ पर यस है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कुछ नोटबुक, वो सभी नोटबुक कैसी हैं? गुलाबी हैं। सभी नोटबुक कैसी हैं आपकी? गुलाबी हैं। कैसी हैं? पिंक है। क्लियर। सभी गुलाबी शर्ट है, सभी पिंक जो क्या है वो आपके शर्ट है। क्या है? शर्ट है। कुछ शर्ट ट्राउजर है, कुछ शर्ट में क्या है भाई? ट्राउजर। ये हमारा डायग्राम बन गया। क्या सभी ट्राउजर नोटबुक है? सभी ट्राउजर नोटबुक है भाई? बिल्कुल भी नहीं है। पहला हमारा गलत हो गया। कुछ ट्राउजर गुलाबी है। क्या कुछ ट्राउजर पिंक हैं? कहाँ टच हो रहा है? नहीं हो रहा। दूसरा भी हमारा गलत हो गया। ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है अगली श्रृंखला, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? अब देखिए ए 1 में कितना जुड़ा भाई? +4 हुआ, और फिर यहाँ पर 13 4 17, मतलब यहाँ भी +4 हुआ। तो इसके बीच में क्या होगा? +4 ही तो होगा।
तो ई 5 पे आता है 5 4 9, 9 पे क्या आता है भाई आई आता है। उसके बाद में जे के 11, 11 में कितना जोड़ेंगे 14 हो जाए 3 प्लस 3 हुआ, और यहाँ पर टी में प्लस 3 हुआ, मतलब दूसरे लेटर में कितना जोड़ रहे हैं प्लस 3, और 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 17 पे क्या आता है क्यू आता है, आई क्यू आपका 3 जगह है, आई आर आपका गलत हो गया। ई आता है 5 पे, 5 से 2 7 प्लस का 2 हो रहा है, मतलब अब 2 होगा साथ में, तो 7 2 9, 9 पे क्या आता है आई आता है, आई क्यू आई, आई क्यू जे, आई क्यू जे, आई क्यू आई एफ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है एक्सप्लेन को AEILNPX, मेडिकल को और प्राइवेसी को क्या लिखें। अब देखिए एक्सप्लेन को उसने ए पहले लिखा, EILNPX, मतलब सभी अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग ही लिख रहे हैं, तो प्राइवेसी को भी अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। तो हम ऑप्शन से देखते हैं, AIC, आई के बाद सी थोड़ी ना आता है, आई के पहले सी आ जाता है, यहाँ पर बाद में कर दिया गलत। ACI तो सही है, P भी सही है, V भी सही है, R V के पहले आना चाहिए ना कि बाद में, ये भी गलत हो गया। AICRP, R के बाद में P नहीं आता है, P जो है वो R के पहले ही आ जाता है, ये भी हमारा गलत हो गया। AIC मतलब 1 9, AIC है ना, AIC में कुछ भाई AIC ये भी गलत है ना, AIC A 9 3 ये वाला हो सकता था, AC 1 3 9 16 V 22 R 18 Y 25। अभी इसमें ये R मिस्टेक है, कोई और लॉजिक लगाया है इसमें फाइज, ये वाला नहीं लॉजिक है। दूसरा देखते हैं लॉजिक क्या लग सकता है भाई। एक्सप्लेन को क्या किया, सबसे पहले A लिखा है, फिर E लिखा है, फिर I लिखा है, फिर L लिखा है, फिर N लिखा है, फिर P लिखा है, फिर X लिखा है। अच्छा तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, AEI मतलब वोवेल्स जो है वो पहले लिख रखे हैं, उसके बाद में कॉन्सोनेंट्स लिख रखे हैं। क्लियर, वोवेल्स जो है पहले लिख रखे हैं, तो AI ठीक है, CPRY भी, ये भी गलत हो गया भाई। तो इसमें भी AC ये भी गलत हो गया, इसमें AI तो ठीक है, CRP 18 के बाद R के बाद P नहीं आता, ये भी गलत है। अब देखिए AI तो वोवेल है, ये तो पहले लिखे जाएंगे, C आपका 3 पे 16 18 V 22 और 25, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर भाई 8, थोड़ा लॉजिक था। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुछ मित्र हैं, 6 मित्र हैं, PQRST एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे। कितने मित्र हैं भाई 6, 1 2 कह रहा है P U के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, P जो है U के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, 1 2 कौन बैठा है P बैठा है बिल्कुल। R Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, R जो है Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। S और R दोनों ही P के ठीक बगल में बैठे हैं, S और R P के बगल में बैठेंगे, S और R P के बगल में, इसी प्रकार तो बैठेंगे। दूसरी कंडीशन U P तो यहाँ पर बैठेंगे, उसके बाद में एक में R यहाँ पर, एक में S यहाँ पर हो जाएगा, दो में से कोई एक कंडीशन सही होगी। कह रहा है R Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, R जो है Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, अगर मैं Q को यहाँ पर भी बिठाऊंगा ना तब भी इसके दाईं ओर पे तीसरे स्थान पे P ऑलरेडी बैठा है, तो यहाँ पर नहीं हो सकता। Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पे अगर हम Q को यहाँ पर बिठाएं 1 2 3, R आपका यहाँ पर आ जाए बिल्कुल, तो ये वाली कंडीशन सही है। अब बचा कौन है T को यहाँ पर बिठा देंगे। क्या पूछा है, Q और P के ठीक बीच में कौन बैठा है या ठीक बगल में कौन बैठा है, यस बैठा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अगला क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है। अब देखिए डी का उल्टा क्या होता है, जैसे डी का उल्टा W होता है, O का उल्टा L होता है, W का उल्टा D होता है, N का उल्टा M होता है। क्लियर, ये अपोजिट लेटर्स हैं, अपोजिट लेटर्स। अब W के पीछे क्या आता है V, L के पीछे या L के पहले K आता है, D के पहले C आता है, M के पहले L आता है। तो उन्होंने ये लिख रखा है, क्या किया है, अपोजिट
-1, अपोजिट -1। h का अपोजिट क्या होता है भाई, s होता है, और ये सबका पहले क्या आता है 18 पे r आता है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी। o का अपोजिट क्या होता है यल, यल के पहले क्या आता है k आता है, r के mu। समझ रहे होंगे आगे क्या आएगा, mu ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। x 24 पे आता है, u आपका 21 पे आता है, तो माइनस का 3 हुआ, और फिर 15 12 पे आता है माइनस का 3, तो यहाँ भी माइनस का 3 होगा। u कितने पे आता है 21, 21 से जब हम 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 18, 18 पे क्या आता है आपका r आता है, क्या आता है r। ये आपका एक ऑप्शन कट गया। 5 5 3 8 मतलब +3 हो रहा है, 14 3 17 +3 हो रहा है, तो 8 3 11, 8 3 11, और 11 पे क्या आता है आपका k आता है, मतलब आर के, आर यल गलत, आर के। अब उसके बाद में j 10 पे आता है और m 13 पे आता है, j 10 पे आता है m 13 पे, मतलब प्लस का 3 फिर से हो रहा है, और यस 19 पे और v 22 पे प्लस का 3 फिर से हो रहा है, तो m में भी 3 जोड़ेंगे तो 13 3 16, 16 पे क्या आता है p आता है, आर के पी, आर के पी, यहाँ पे आर के क्यू है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहे हैं किसको चेंज करना चाहिए, तो सबसे पहले मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चंस में हमको डिवाइड देखना है। अब डिवाइड यहाँ पर है 14 डिवाइड बाय 40, क्या 14 40 से डिवाइड होगा, नहीं, तो हमें कंफर्म है कि डिवाइड के चिन्ह को बदलना है, माइनस प्लस को नहीं बदलना है, प्लस और गुणे को भी नहीं, जहाँ पे डिवाइड बदलना है वहां पर देखेंगे। प्लस और डिवाइड को आपस में बदल के कर सकते हैं, प्लस और डिवाइड को आपस में बदल के कर सकते हैं। अगर हम प्लस की जगह पे डिवाइड लगा दें तो 8 पंचे 40 कट सकता है, बिल्कुल। डिवाइड माइनस को आपस में बदल सकते हैं, डिवाइड और माइनस को आपस में बदल सकते हैं, तो 14 से 112 कटता है कि नहीं कटता है भाई, 14 8 112 कटता है, तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो बदल के भाई देखते हैं। पहले वाले को बदलने प्लस और माइनस को, तो 112 माइनस वो प्लस और भाग -14, भाग की जगह पे +40 डिवाइड बाई 8 गुणे में 12 बराबर में क्या आना चाहिए 64 आना चाहिए। तो भाई यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 घटाएंगे तो 98 आएगा, प्लस 8 पंचे 40, 5 गुणे में 12, और 12 पंचे 60 अगर इसमें जोड़ेंगे तो 64, और मतलब 12 पंचे 60 और 98 जोड़ेंगे तो इतना 64 थोड़ी ना आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। फिल करके देख लेते हैं भाई, 112 डिवाइड बाई 14, और डिवाइड की जगह पे माइनस का 40 प्लस का 8 गुणे में 12, ये तो करना है, बराबर में 64 आना चाहिए, बराबर में 64 आना चाहिए। 14 8 112 माइनस का 40 प्लस का 12 8 96 बराबर में 64। 96 और 8 को अगर हम जोड़ें तो 8 6 14, 114 माइनस 40 बराबर में 64, तो यहाँ 114 से 40 गया, 64 बराबर में 64, तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेबल 156 लिखा है, टेबल का भाई हम काउंट करेंगे नंबर कितना, टी आता है आपका 20 पे, आर आता है आपका 18 पे, 1 22 और 5, और यल आता है जेके यल 12 पे, इनको जोड़ेंगे 8 9 और 9 9 18 का 8, हासिल लगा 1 2 2 4 6 7 78, इन्होंने कितना लिख रखा है 156। अगर हम इसको 3 से गुणा करें, 3 8 9 10 11 12 13 13 5 18, 2 से अगर गुणा करें, कितने से भाई 2 से, 2 8 16 2 7 14 15, 156 आ गया, मतलब इनके नंबर को ऐड करके 2 से गुणा करेंगे। आलमंड का देखिए 1 12 13 15 14 4, जोड़िए 4 4 8 5 13 3 16 3 19 का, और 2 से गुणा करेंगे इसको तो पता है भाई कितना आएगा, इकाई अंक 8 आना चाहिए, 118, 2 में 18, 2 पंचे 10 और 1 11, कितना आएगा 118 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई, 48%, 12%, 5%, परसेंटेज के चिन्हों को बदलना है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड है दूसरे नंबर पे, क्या डिवाइड को यहाँ पर हम लगाएंगे तो 5 से 12 डिवाइड होगा, नहीं होगा। देखिए 100% नहीं कह रहा हूँ, लेकिन चांसेस है, इसको हम ब्रेक करेंगे। -4 से 5 डिवाइड होगा, नहीं होगा, इसको भी रोकेंगे। 12 से 48 डिवाइड हो जाता है, 12 से 48 डिवाइड हो जाता है, तो इन दो में से कोई एक होगा, रख के देखते हैं।
तो 48 डिवाइड बाई 12 और गुणे में 5 बराबर में 5 माइनस का 4, तो 12 चौके 48, 4 पंचे 20 बराबर में 20 बराबर 1 आ रहा है, गलत बिल्कुल। अगला कौन सा है भाई, 48 डिवाइड बाई 12 गुणे में 5 बराबर में 5 गुणे में 4, 12 चौके 48, 4 गुणे 5, 5 गुणे 4, 20 बराबर 20, 20 बराबर 20 आ गया। इक्वेशन हमारी बिल्कुल इससे फिट बैठेगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, कौन सी आकृति इसके अंदर अंतर्निहित है। अब देखिए ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइप से देखने में लग रहा होगा, तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये त्रिभुज दिख रहा होगा, बिल्कुल सेम दिख रहा है ना। अब इसमें ये भी आपको दिख रहे होंगे और ये लकीर भी दिख रही हो, ये लकीर जो है दिख रही है ना। अब इससे थोड़ा ऊपर ये ऐसा है, बिल्कुल, और ये जो तिरछी लकीर है इसके यहाँ पर ये सीधी लकीर है, बिल्कुल मिलती है। लेकिन यहाँ पर ये जो तिरछी लकीर है, ये यहाँ पर जो सीधी वाली लकीर है बहुत दूर है, डिफरेंस है इनके बीच में, लेकिन इसमें डिफरेंस नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा कट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, क्या आपको इस त्रिभुज में आपको कहाँ से मिल रहा है भाई, क्या ये बीच में लकीर ऐसी कोई दिख रही है, ये दिख रही ना, दिख रही है, लेकिन थोड़ी तिरछा भी दिख रही होगी ये। उसके बाद में आपको ये गोले तक जाती है ना, ये आपकी बिल्कुल गोले तक जानी चाहिए। क्या ये वाली गोले तक जा रही है, यहाँ पर भाई गोले तक जा रही है, ये दोनों, जैसे ये वाली तो गोले तक इस तक जा रही है, ये भी गोले तक जानी चाहिए थी, ये नहीं जा रही, ऑप्शन नंबर बी भी आपका कट हो गया। केवल थोड़े थोड़े इसमें डाउट्स मिलेंगे, वहां से हमको क्लियर कर दें। उसके बाद में इसको देखिए, क्या कोई ऐसी लकीर आपको दिख रही है यहाँ पे, क्या कोई ऐसी लकीर आपको दिख रही है सीधी सीधी, कहीं पर नहीं दिख रही, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। कहाँ पर ये आकृति आपको दिख रही है भाई, ये आकृति आपको यहाँ पर दिख, तो यही तो आकृति है, यही तो आकृति है भाई। ये आकृति आपको दिख रही होगी, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा जटिल था, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखते तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो इसका हम सबसे पहले रिलेशन ट्री बनाएंगे। क्या है, एम स्टार जी, मतलब एम स्टार जी का मतलब है एम जी का पुत्र है, एम जो है जी का पुत्र है, जी एट द रेट के, जी एट द रेट के, जी जो है के की पुत्री है, और के एट द रेट बी, के बी की पुत्री है, और बी परसेंटेज ए, बी परसेंटेज ए का मतलब है बी ए की पत्नी है, बी जो है वो ए की पत्नी है, और ए हैज डब्ल्यू मतलब ए स्टार, डब्ल्यू का मतलब ए डब्ल्यू का पुत्र। ये आपका रिलेशन ट्री बन गया। ए का जी से संबंध, ए कौन है जी का, देखिए ए की पत्नी या ए की बेटी की बेटी, ए उसके लिए क्या होगा भाई, नाना होगा, क्या होगा, नाना होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला है 23 के बाद 24, मतलब 23 गुणे 1 प्लस 1, फिर 24 दूना 48 प्लस 2, 50 तीन 150 प्लस 3, तो 153 गुणे 4 और प्लस 4, 4 तीन 12 और 4 16, इकाई अंक 6 आना चाहिए, तो ये तो हमारे गलत हो गए, गुणा कर लो भाई, 4 तीन 12, 4 पंचे 20 21, और 4 एकम 4 2 6, 612 प्लस 4 616 हो जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 616। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी 616 आएगा। क्लियर। अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 17, दर्पण, दर्पण प्रतिबिंब। अब देखिए यक्स आपका हर जगह सेम है, सी देखिए आपका अगर ऐसा है तो जब ये मिरर में आएगा, मतलब ये नीचे वाले एरो में आएगा तो ऐसा ही आएगा, ना कि ऐसा, ठीक। तो ए वाला ऑप्शन कट हो गया। उसके बाद में देखिए डब्ल्यू आपका स्पार्को है, तो ये डब्ल्यू आपका ऐसा हो जाएगा एम की तरह, तो सभी में सेम है,
उसके बाद में v नीचे की ओर आ जाएगा, इसमें भी v आपका ऐसा बनना चाहिए, इसमें सेम आ गया है, गलत है बिल्कुल। और आपका डाउट जो है किसमें, a जो है आपका इसमें सेम आ गया है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी बचा है, बिल्कुल ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शब्द अंग्रेजी शब्दकोश के अकॉर्डिंग आपको लिखना है ब्रीड, ब्रेन, ब्रेक, ब्राउन, ब्रूम, ब्रिज। अब इसमें यदि हम देखें तो देखिए यहाँ पर बी आर सभी में सेम है, यहाँ पर ए सबसे पहले ए आएगा ना, तो 2 नंबर वाला पहले आएगा, तो 3 वाले ये गलत हो गए। अब बचा लास्ट में 5 आएगा या 4 आएगा, 5 या 4 का देख लो। 5 में है लास्ट में बी आर आई है, यहाँ पे बी आर ओ है, तो लास्ट में आई नहीं बल्कि ओ आना चाहिए ना, तो 4 वाला बिल्कुल लास्ट में आएगा, उससे पहले 5 आएगा। तो 5 4 किसमें आपका, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। अब देखें 1 2 के बाद कौन सा आएगा, ब्रीड आएगा, ब्रीक, बी आर ई ए, डी या के, 1 पहले आएगा, उसके बाद में 3 आएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 19, गणितीय संक्रिया के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। अब इसको अगर हम जोड़ें तो कितना होता है भाई, 11 + 20 31 होता है। अगर हम 11 से मल्टीपल कर दें तो 341 हो जाएगा। 25 और 33 को अगर हम जोड़ें, 25 + 33 तो कितना होता है 8 58, और इसको 11 से गुणा करेंगे 8 8 5 13, 5 और 1 6 638 होता है। सेम इसी प्रकार आपका आना चाहिए, सेम इसी प्रकार आना चाहिए। तो देखिए 1 और 0 को जोड़ते हैं, 1 और 1 का 11 से मल्टीपल करते हैं, इकाई अंक 1 आना, तो यहाँ पे 7 4 11, 11 को जब 1 इकाई अंक आ रहा है 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर 3 आ रहा है, 2 और 2 4, 4 एकम 4 सही है। 5 और 0 5, 5 एकम 5 ये भी हो सकता है। 9 2 11 एकम 11 ये भी हो सकते हैं। तो इकाई के अंक से तो ये वाला कट हो गया है। अब इनको देखेंगे, 12 + 32 को अगर हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा भाई 44, और इसको 11 से गुणा करेंगे 4 8 4 12 484। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगर इसको हम देखें तो 45 × 11 अगर हम करें तो 5 9 4 495 आएगा, ना कि 625, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है 6 उम्मीदवार बालू, चरण, दिनेश, इमरान और फरहान एक समूह में वृत्ताकार में से केंद्र की ओर मुख करके बैठे। 6 लोग हैं। क्या कह रहा है भाई, एक दूसरे के, दिनेश इमरान और बालू के ठीक बगल में बैठा है। दिनेश जो है, ये में लिख लें भाई, दिनेश इमरान और बालू के ठीक बगल में बैठा, मतलब बीच में बैठा। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है आपकी भाई, हो सकता है आपका बालू इस पार हो और इमरान आपका इस पार हो। क्लियर। आगे है, यदि फरहाद बालू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, बालू के दाईं ओर यहाँ पर दिनेश है, ये गलत है। बालू के दाईं ओर कौन है, फरहाद। फरहाद आपका बालू के ठीक दाईं ओर बगल में बैठा, तो दिनेश के दाईं ओर, तो दिनेश के दाईं ओर कौन बैठा है भाई, इमरान बैठा है। वैसे भी पूरा बना नहीं है कहीं पे। जबकि चरण आनंद और फरहाद के ठीक बगल में बैठा है, आनंद और फरहाद के भी ठीक बगल में चरण बैठा, ये आपका फुल बना है। अब दिनेश के दाईं ओर, दिनेश के ठीक दाईं ओर, दिनेश के ठीक दाईं ओर इस पार होता है बालू बैठा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो अब हम जीएस के पोर्शन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। डैश है के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है तक्षशिला एंड ऑप्शन डी है लुम्बिनी। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा पाटलिपुत्र। आइए अब मौर्य साम्राज्य के बारे में जानते हैं। देखिए, जो मौर्य साम्राज्य था उसकी स्थापना जो मौर्य वंश का पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य। और कब करता है, तो 322 ईसा पूर्व में ये जो है स्थापना करता है। किसे हरा के ये मौर्य वंश की स्थापना करता है,
तो एक शॉर्ट ट्रिक है हसन, क्या है हसन, बहुत काम की ट्रिक है ये। हा का मतलब है हर्यक वंश पहले आता है, फिर आपका शिशुनाग वंश आता है, फिर आपका आता है नंद वंश। कौन सा आता है? नंद वंश। तो जो नंद वंश का अंतिम राजा था कौन सा? घनानंद, इसका नाम था आपका घनानंद। तो इसे जो है चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता है और एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसके बारे में कुछ और जानते हैं। जो इसका साम्राज्य था, जो मौर्य वंश का साम्राज्य था, वो 4 प्रांतों में विभाजित था। कितने प्रांतों में? 4 प्रांतों में विभाजित था। और क्या नाम थे इसके? तो एक तो उत्तरी प्रांत, फिर एक था आपका दक्षिणी प्रांत, फिर एक था आपका पूर्वी प्रांत और एक था आपका पश्चिमी प्रांत। ठीक है, अब इनकी अलग अलग आपकी जो है राजधानियां थी। उसके बाद में से उत्तरी प्रांत की देखें तो आपकी जो तक्षशिला है ना, ये उत्तरी प्रांत की इसकी जो है राजधानी थी। आपने तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। जो तक्षशिला है ये आपका वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। पाटलिपुत्र सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाटलिपुत्र जो है, इससे पहले जो आपके हर्यक वंश आता है, शिशुनाग वंश आता है, नंद वंश आता है, फिर आपका मौर्य, इवन मौर्य साम्राज्य भी आता है। और मौर्य साम्राज्य के बाद में भी आपके जो भी साम्राज्य आते हैं, तो लगभग में पहले शुरुआत के जो भी वंश होते हैं उन सभी की राजधानी आपकी पाटलिपुत्र ही होती है। ठीक है, उज्जैन भी इसकी एक राज्य की इनमें से राजधानी थी। दक्षिणी शायद आई थिंक दक्षिणी की थी। ठीक है, फिर उसके बाद में एक तोसल राजधानी थी इसकी, ये नाम थोड़ा ध्यान रखें, तोसली। और एक नाम था स्वर्णगिरी या सुवर्णगिरी, इसका क्या था? नाम था। ठीक है, और ध्यान रखिए, फिर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है एक बहुत बड़ा कह सकते हैं जो विद्वान थे, चाणक्य। क्या नाम था उनका? चाणक्य, या फिर जिन्हें हम कौटिल्य कहते हैं, वो इन्हीं के दरबार में रहते थे। कह सकते हो कि इनके गुरु थे एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने ही इनके वंश की स्थापना करने में इनकी सहायता की थी, इनकी जो है मदद की थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। और चाणक्य ने एक किताब लिखी है, क्या नाम है? अर्थशास्त्र, इस किताब का नाम है। ये पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र जो है वो किस विषय से संबंध रखती है, तो आप संबंध बताएंगे राजनीतिक शास्त्र से संबंध रखती है। फिर पूछा जाता है कि जो अर्थशास्त्र है चाणक्य वाली, उसको इन्होंने प्रांतों को या जो साम्राज्य होता है उसको कितने भागों में डिवाइड किया है, तो बताओगे आप 7 भागों में डिवाइड किया है। और इसी को बोला गया साप्तांग। क्या बोला गया? साप्तांग। जैसे उसने कहा है कि अगर कोई राजा सक्सेस होना चाहता है तो उसको 7 चीजों पर ध्यान देना होगा। कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे उसने कहा कि भैया किला, किसमें वो रहेगा। फिर उसने कहा है सेना, भाई अगर साम्राज्य में कोई ऐसी आपदा आ गई तो वो अपने साम्राज्य की सुरक्षा कैसे करेगा, प्रोटेक्ट कैसे करेगा, तो उसने कहा उसके लिए सेना होना चाहिए। फिर उसने वित्त को बहुत इंपॉर्टेंस दिया। वित्त का मतलब है होता है जो पूंजी होती है, जो पैसा होता है, रुपया होता है। फिर उसने कहा कि भाई राजा के जो मित्र हो या फिर कह सकते हो जो मंत्री हो, वो बहुत ही ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे उसने 7 अंग लगभग में जो है अर्थशास्त्र ने बताए हैं कि अगर एक राजा सफल होना चाहता है तो कम से कम उसके पास 7 चीजें होना अति आवश्यक है। इसको हम साप्तांग बोलते हैं। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि जो अर्थशास्त्र है किस शैली में लिखी गई है, तो बताओगे भाई चंपू शैली में जो है ये लिखी गई है। चंपू शैली है क्या? तो चंपू शैली का मतलब होता है जो रचना गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाती है, उसको ही बोलते हैं हम चंपू शैली। तो इतनी सी बात आपकी क्लियर हुई है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है गुप्त मौर्य। ठीक है, ये स्थापना करता है। इसके बाद में जो आता है वो आता है बिंदुसार। कौन आता है? बिंदुसार आता है। फिर इसके बाद में अशोक आता है। तो कम से कम आपको
अशोक तक ध्यान रखना होगा। लास्ट इसका राजा भी आपको ध्यान रखना होगा, उसका नाम होता है बृहद्रथ। बृहद्रथ पूछा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा या अंतिम सम्राट कौन था, तो आप बताएंगे वहां पे बृहद्रथ। पहला चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी पूछा जाता है अशोक किसका बेटा था, तो बिंदुसार का बेटा था। एक नाम आप और ध्यान रखें, बिंबिसार। बिंबिसार ये जो था ये मौर्य वंश से संबंध नहीं रखता था, ये आपका जो हर्यक वंश होता है ये हर्यक वंश से संबंध रखता था। उसकी स्थापना जो करता है वो आपका बिंबिसार करता है। और जो हर्यक वंश है इसको ही हम पितृहंता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पितृहंता वंश बोलते हैं। जो अजातशत्रु होता है हर्यक वंश के जैसे, यहां पे देख लीजिए जो आपका अजातशत्रु होगा तो वो भी इसी वंश से संबंध रखेगा। आपका उदयन होगा या उदयन जिसे बोलते हैं तो वो भी इसी वंश से संबंध रखेगा। तो आपको एक बिंबिसार और एक बिंदुसार में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, बिंबिसार जो है वो अशोक का पिता था और मौर्य वंश से संबंध रखता था। ठीक है, क्या बातें क्लियर हुई है? एक चीज और जान लो, जो मौर्य वंश में सोने का सिक्का था, किसका? सोने का जो सिक्का था आपका, उसको क्या कहते थे? उसको पण बोलते थे। क्या बोलते थे? पण उसको बोलते थे। तो ये नाम भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या बातें क्लियर हुई हैं? लुम्बिनी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। लुम्बिनी वर्तमान में आपकी नेपाल में पड़ती है। कहां पड़ती है? तो नेपाल में आपकी पड़ती है। और यहीं पे जो महात्मा बुद्ध जी थे उनका जन्म जो है वो लुम्बिनी में ही होता है। ठीक है, ओके। चलिए, उज्जैन के बारे में आप जान सकते हो, जो राजा हर्षवर्धन है, क्या है? हर्षवर्धन है, तो वो क्या करता है? वो उज्जैन को अपनी राजधानी बनाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है 2019 में डैश 2019 में भारत फिर डैश मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। थोड़ा डिटेल इसने पूछा है, कह रहा है ऑप्शन आपके हैं, कह रहा है इनमें से कितने मिलियन टन भारत ने इस्पात का निर्माण किया, उसको बनाया। ठीक है ना, कह रहा 71 या फिर 234 या 198 मिलियन टन या 111 मिलियन टन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, 111 मिलियन टन जो है भारत ने 2019 में जो इस्पात होता है या जिसे हम स्टील बोलते हैं उसका निर्माण किया था। और किस स्थान पे था? तो दूसरे स्थान पे आपका था। वर्तमान में देखते हैं, वर्तमान का मतलब है 2024 के अनुसार देखते हैं, तो दूसरे स्थान पर भारत अभी भी कोयला के उत्पादन में है। और जो जिसे हम इस्पात बोलते हैं तो इस्पात के उत्पादन में भी भारत अभी दूसरे स्थान पर है। देखते हैं भारत भाई पहले स्थान पर किन किन चीजों में है। तो पहले स्थान पे भारत जो है अभी कह सकते हो आप, जैसे दुग्ध उत्पादन है। कौन सा? दुग्ध उत्पादन है आपका, आम उत्पादन है, पपीता, प्याज है आपका, प्याज है, पपीता है, पपीता है, प्याज है, पपीता है, कुल दाल है। क्या है? कुल दालें हैं। कुल दालें का मतलब सभी प्रकार की दालें होती है। अगर कुल दालों की हम बात करें तो भारत उसमें अभी पहले स्थान पे है। उसके बाद में आपकी जो काली मिर्च होती है या कह सकते हो मसाला, तो इनके उत्पादन में भारत अभी भी किस स्थान पे है? पहले स्थान पे है। ठीक है ना, इतनी चीज आपको। और दूसरे स्थान पे एक चीज और ध्यान रखो, जो सीमेंट होती है, सीमेंट, तो इसके उत्पादन में भी भारत दूसरे स्थान पे है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, 2024 का डाटा है ये, इसके अनुसार भारत कोयले के उत्पादन में दूसरे स्थान पे है, इस्पात के उत्पादन में, सीमेंट के उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे किस किस में है? दुग्ध में है, आम में है, प्याज पपीता में है, कुल दालों में है और काली मिर्च में है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं भाई। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज जो बच्चे पढ़ने वाले हैं
उन तक जो है जरूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोज को पाने के लिए आप हमारे चैनल को नेशनल प्रथम अकेडमी को तुरंत अभी सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए डैश में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। कब? मार्च 1919 में या मई 1918 में, या ऑप्शन सी है मार्च 1918 में, या ऑप्शन डी है मई 1918 में। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्च 1919 में। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। अब असल में होता क्या है कि खिलाफत जो समिति होती है, खिलाफत समिति होती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल के बारे में हम जानेंगे डिटेल से। जो खिलाफत समिति होती है भारत में, ये खिलाफत आंदोलन, खिलाफत जो आंदोलन होता है उसको प्रारंभ करने के लिए शुरू की गई थी। और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है, खिलाफत समिति का पहला अध्यक्ष पूछा जाता है कि किसे बनाया गया था, तो हमारे जो गांधी जी थे उन्हें ही खिलाफत समिति का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप अनुमान लगाएंगे तो वहां पे आपका अनुमान फेल हो सकता है, ठीक है ना। अब खिलाफत ये आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि जो तुर्की था, कौन था? तुर्की एक देश है, उसका जो खलीफा हुआ करता था, खलीफा का मतलब है एक धार्मिक व्यक्ति हुआ करता था मुसलमानों का, उनका जो है धार्मिक एक पद हुआ करता था। अंग्रेजों ने जो है इसकी शक्ति को कम कर दिया और क्या किया, इसको इससे पद से हटा दिया। तो हमारे देश में जो मुस्लिम भाई थे वो चाहते थे कि खलीफा जो है फिर से शक्तिशाली बने और जो है वो उस पद को धारण करे। तो कहने का मतलब है जो खिलाफत आंदोलन है वो जो है किसके लिए शुरू किया गया था? वो खलीफा के लिए शुरू किया गया था। किसके विरुद्ध? तो अंग्रेजों के विरुद्ध। अंग्रेजों का मतलब है जो ब्रिटिश शासन था उसके विरुद्ध, क्योंकि यहां पर भी तुर्की में भी अंग्रेजों का ही शासन था। फिर आगे जो है 1919 में ये खिलाफत आंदोलन होता है आपका, क्योंकि भाई ये समिति 1919 में गठित की गई मार्च में। फिर आगे चल के जो यही समिति क्या करती है, खिलाफत आंदोलन करती है, ठीक है। खिलाफत आंदोलन में दो लोगों का नाम ध्यान रखोगे, क्या नाम है उनका नाम है बंधु। क्या नाम है? बंधु। बंधु कौन है? एक तो है शौकत अली, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, शौकत अली। और एक नाम मैं शायद भूल रहा हूं, शौकत अली या फिर लियाकत अली, कुछ इस तरीके से नाम है। दूसरा नाम मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, अगर आपको पता तो आप कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको जो खिलाफत आंदोलन से जो है आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्या कह रहा है? डैश के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। कह रहा है कि भाई कौन सा बैंक है जो भारत में नोट बनाती है और उसको जारी करती है? प्रतिभूति बैंक, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक, या फिर विश्व बैंक, या फिर भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम शॉर्ट में आरबीआई कहते हैं। यही भारत में नोट क्या क्या करती है? तो जो नोट, या कह सकते हो कि जो करेंसी होती है, नोट का निर्गमन क्या करती है? नोट का निर्गमन, ठीक है ना। नोट का क्या करती है? निर्गमन करती है। और क्या करती है? ये बैंकों को रेगुलेट करती है, रेगुलेट करती है बैंकों को। इसे ही क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक कहते हैं। इसे सरकार का बैंकर कहते हैं, क्योंकि सरकार जो पैसा रखती है वो आरबीआई के पास ही रखती है। और इसे क्या कहते हैं? इसे जो है और हम केंद्रीय बैंक भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? केंद्रीय बैंक कहते हैं। तो इसके नाम भी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब की जाती है? तो इसकी स्थापना जो है आपकी 1935 में की जाती है, 1 अप्रैल। आपको जो है डेट भी ध्यान में रखना है, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की जाती है। किसके तहत? तो अधिनियम जो एक्ट होता है 1934, इसके तहत स्थापना इसकी की जाती है। आप ध्यान रखेंगे जो आरबीआई है
जो आपकी बैंकों का रेगुलेशन करती है तो वो किस अधिनियम के तहत करती है, तो अधिनियम 1934 के ही तहत करती है। इसकी स्थापना की गई। फिर इसका हेडक्वार्टर कहां बनाया गया, तो इसका हेड ऑफिस जो बनाया गया आपका वो कोलकाता में बनाया गया था। कहां, कोलकाता में बनाया गया था। और ठीक इसके 2 साल बाद मतलब 1937 में इसका हेड ऑफिस बदल दिया जाता है और कर दिया जाता है मुंबई। कहां कर दिया जाता है, मुंबई। तब से इसका हेड ऑफिस अभी भी वहीं पर है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। क्या है, इसके जो है 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। 4 क्षेत्रीय कार्यालय, इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये आरबीआई की जो स्थापना की गई थी उस समिति का नाम था आपका, क्या कहते हैं भाई, हिल्टर यंग कमीशन। क्या नाम था, हिल्टर, दिख रहा है यहां से, हिल्टर यंग कमीशन की सिफारिश पर जो है इसकी स्थापना की जाती है। पहले अगर पहले पूछे भाई, पहले पूछे कि पहला गवर्नर कौन था, पहला गवर्नर कौन था, तो बताओगे ओजबॉर्न स्मिथ। ये क्या थे, पहले गवर्नर थे। वहीं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में आपके 26वें गवर्नर हैं और कौन है, संजय मल्होत्रा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। जो नए गवर्नर बनाए गए हैं 2025 की शुरुआत में वो बनाए गए हैं, तो उनका नाम है संजय मल्होत्रा। किस नंबर के हैं, तो 26 नंबर के आपके हैं, ठीक है। वही पूछा जाए कि सबसे अधिक समय तक आरबीआई गवर्नर कौन रहे, तो बताओगे आप रामा राव बेनेगल जो है सबसे अधिक समय तक जो है आपके क्या रहते हैं, आरबीआई गवर्नर रहते हैं, ठीक है। तो आरबीआई के बारे में लगभग में हमने चीजें कंप्लीट कर ली हैं। हालांकि और चीजें हैं लेकिन हमें और भी समझाना है। फिर इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, प्रतिभूति बैंक क्या होती है। आपने नाम सुना होगा सेबी का, निश्चित तौर पर आपने नाम सुना होगा सेबी का। फुल फॉर्म इसकी क्या होती है, सिक्योरिटीज, ठीक है ना, सिक्योरिटीज एक्सचेंज। फिर बी से क्या है, बोर्ड, इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब की जाती है, तो सन 1992 में जो है इसकी स्थापना की जाती है। और इसका भी आपका एच का मतलब हेड ऑफिस कहाँ है, तो इसका भी हेड ऑफिस मुंबई में है। आपने सिक्योरिटी का नाम जरूर ही सुना होगा। तो जो सिक्योरिटीज होती हैं, जिसे हिंदी में हम प्रतिभूति कहते हैं, तो उनका जो विनियमन करती है, उनको जो रेगुलेट करती है वो आपकी सेबी है। ये प्रतिभूति होती क्या है, तो जिसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, या फिर आरबीआई भी अपनी सिक्योरिटी जारी करती है, तो उसको जो रेगुलेट करती है वो आपकी कौन सी है, वो आपकी जो है प्रतिभूति बैंक ही है, ठीक है ना। थोड़ा वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट संस्था है ये। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है 1944 में की जाती है, लेकिन ये अपना काम कब प्रारंभ करती है, तो अपना ये काम जो है सन 1945 में करना प्रारंभ करती है। इसका HO मतलब हेड ऑफिस कहाँ है, तो इसका जो हेड ऑफिस है वो आपका अमेरिका के मतलब USA के क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, DC वाशिंगटन, यहां पे इसका अमेरिका में हेड ऑफिस है। जो विश्व बैंक है इसमें 4 संस्थाएं शामिल है, कोई ये एक बैंक नहीं है। एक है IBRD का मतलब एक है IBRD, जिसे ही हम विश्व बैंक कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे ही हम विश्व बैंक कहते हैं, ठीक है। और एक है आपका मीगा, तो ये भी विश्व बैंक की ही संस्था है। इसमें 4 संस्थाएं शामिल है। एक है IFC है, खाली IFC, ठीक है ना। एक ये है, नहीं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसको थोड़ा देख लेना, मैं साथ कंफ्यूज हो रहा हूं। IDC है कि IDF है, इंटरनेशनल कुछ इसके बारे में है, ठीक है ना। लेकिन 2 मुझे पक्का पता है, तो 2 का जो है नाम आपको ध्यान रखना है, ओके, ठीक है। और इसके जो है वर्तमान के
अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके जो वर्तमान के अध्यक्ष हैं वो अजय बंगा जी हैं, जो कि अजय बंगा जो कि भारतीय मूल के निवासी हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। किस मूल के? तो भारतीय मूल के निवासी हैं आपके कौन? अजय बंगा। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। भारतीय स्टेट बैंक, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SBI, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं भाई कि इसकी स्थापना कैसे होती है। तो 1921 में, कब? 1921 में 3 बैंकों का विलय कर दिया जाता है। इसमें कौन कौन सी बैंकें थी? तो बता रहा हूं, एक थी भाई बैंक ऑफ कोलकाता, तो एक तो ये थी, फिर थी बैंक ऑफ मुंबई, तो एक तो ये थी, फिर एक थी बैंक बी बनाना है मुझे यहाँ पे, एक थी बैंक ऑफ मद्रास। तो 3 बैंकों का विलय किया जाता है कब? 1921 में। तब इसका नाम रख दिया जाता है इंपीरियल बैंक। ठीक है ना, क्या नाम रखा जाता है? इंपीरियल बैंक इसका नाम रखा जाता है। फिर आगे चल के 1955 में क्या किया जाता है? 1955 में इसका नाम बदल दिया जाता है और इसका नाम कर दिया जाता है SBI। ठीक है ना, तो SBI के बारे में भी क्लियर है, जो कि भारत में किसके अनुसार? इकाई के अनुसार। इकाई का मतलब है जो इसकी ब्रांचेस हैं उसके अनुसार भारत की सबसे बड़ी जो है बैंक है। ठीक है ना, तो इसको भी हमें क्या करना? ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। कह रहा कि जो मृदा पाई जाती है उसकी ऊपर से अगर हम तीसरी परत को देखेंगे तो कौन सी परत पड़ेगी? उपमृदा कहेंगे, या आधा स्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टाने बोलेंगे, या ऊपरी मृदा बोलेंगे, अपक्षय रहित आधारी चट्टान बोलेंगे। तो उसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे आधा स्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टाने बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत में 10 की जनसंख्या कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? वित्त मंत्रालय की, ऑप्शन बी संख्यांकिकी मंत्रालय की, ऑप्शन सी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की, ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय की। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी, गृह मंत्रालय की। अगर आपने जो जनगणना है उसके बारे में वीडियो नहीं देखी है तो मैंने बना रखी है, आप जाके प्लेलिस्ट में सर्च करके देख सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से उसमें मैंने सारी चीजें, सारे पॉइंट्स जो हैं एक एक करके कवर किए हैं। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? गृह मंत्रालय। ठीक है ना, जो वित्त मंत्रालय होता है तो भाई वो वित्त से संबंध रखता है। जैसे आपका बजट हो गया, क्या हो गया? बजट हो गया, तो उसको बनाना, उसको पेश करना वो वित्त मंत्रालय का काम होता है। ठीक है ना, संख्यांकिकी मंत्रालय, आपने NSO का नाम जरूर सुना होगा, नेशनल स्टैटिक ऑफिस। ये जो आती है ये आपकी संख्यांकिकी मंत्रालय के तहत आती है। और यही संस्था कौन सी? NSO ही भारत में क्या करती है? जो राष्ट्रीय आय की जनगणना होती है, राष्ट्रीय आय हो, आय की जनगणना हो, चाहे तो GDP हो, चाहे तो पर पर्सन क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय, इसका निर्धारण हो, तो वही ये सारे काम कौन करती है? तो वो आपकी NSO ही करती है। और मंत्रालय पूछे तो संख्यांकिकी मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय के बारे में जो है बता ही दिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? जो राष्ट्रपति होता है, कह रहा है कि जब वो खड़ा होगा तो उसके अंतर्गत कौन कौन सी योग्यताएं, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उससे संबंधित प्रश्न है। लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य, ऑप्शन बी भारत का नागरिक होना चाहिए, ऑप्शन सी उच्च शिक्षा, या ऑप्शन डी है 35 वर्ष की न्यूनतम आयु। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी उच्च शिक्षा। ऐसी कोई क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी राष्ट्रपति के लिए नहीं है। बाकी जो है ये तीनों होना चाहिए। उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, यह भी जरूरी है, और उसकी कम से कम आयु, मिनिमम आयु 35 वर्ष से कम ना हो। जो 35 वर्ष आयु है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो राष्ट्रपति का जो पद होता है उस पर चुनाव लड़ने के लिए, एक आपका जो उपराष्ट्रपति होता है उसके लिए, और एक आपका जो राज्यपाल होता है
तो इनके लिए न्यूनतम आयु आपकी 35 वर्ष होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये सारी की सारी भी योग्यताएं जो हैं किसकी हैं, ये सारी की सारी योग्यताएं आपकी राष्ट्रपति की हैं। राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, भारत का संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक क्या होता है, प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख होता है, या नाम मात्र का कह सकते हो कार्यकारी प्रमुख होता है, नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। लेकिन अगर पूछे वास्तविक प्रमुख कौन होता है कार्यपालिका का, तो ये नहीं होता, तो पीएम आपका होता है। लेकिन अगर खाली नाम मात्र का पूछे तो कौन होगा, तो राष्ट्रपति होगा। लेकिन वहीं अगर पूछ ले कि कार्यपालिका का वास्तविक जो है प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। भाग राष्ट्रपति का जो वर्णन है वो भाग 5 में है, किसमें है वो आपका किसमें, भाग 5 में है, ठीक है ना। जो अनुच्छेद आपका 56 है इसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है, ओके। जो 58 है इसमें राष्ट्रपति के पद की जो योग्यताएं हैं, जो क्या है आपकी योग्यताएं हैं, उसके बारे में बताया गया है। जो अनुच्छेद 60 है इसमें राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है, और शपथ कौन दिलाता है, तो जो वर्तमान में भारत का CJI होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। फिर 61 में क्या है, महाभियोग है, क्या है, महाभियोग है। उसके बाद में 72 ध्यान रखोगे, 72 में क्या है, 72 में राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति होती है, क्षमादान शक्ति, 5 प्रकार से राष्ट्रपति जो है किसी भी व्यक्ति को जो दंड दिया जाता है उसको माफ कर सकता है। कितने प्रकार से, 5 प्रकार से। फिर और ध्यान रखिए 123 ध्यान रखोगे, इसमें जो है राष्ट्रपति क्या जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 143 इसके तहत राष्ट्रपति जो हमारी कोर्ट होती है, जो सुप्रीम कोर्ट होती है, तो उससे सलाह मांग सकता है, क्या मांग सकता है, तो उससे सलाह मांग सकता है, ठीक है। थोड़ा सा और जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति जो है पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले क्या थे, आपके राष्ट्रपति थे। अगर पहली महिला राष्ट्रपति पूछे तो आप बताओगे प्रतिभा पाटिल हैं। अगर वर्तमान में पूछे 15वें नंबर की राष्ट्रपति कौन है, तो बताओगे श्रीमती महामहिम द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ये कौन से नंबर की है महिला के हिसाब से, तो दूसरी महिला है, लेकिन कुल अगर बात करें तो 15वीं जो है क्या है, राष्ट्रपति है भारत के, ठीक है। तो क्या भारत के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में सारी चीजें क्लियर हुई हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक जो है आप शेयर करें, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है डैश है, थोड़ा और ऊपर बढ़ा लेते हैं ताकि हम समझा सकें। डैश कह रहा है NPS एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवा निवृत्ति बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। कह रहा कौन सी योजना ऐसी है, राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली ये योजना है, या राष्ट्रीय परमिट प्रणाली है, या राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली है, या राष्ट्रीय पेंशन योजना है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी। NPS का ही मतलब होता है भाई, यहां पे देखो NPS, इसका मतलब क्या होता है, N का मतलब होता है नेशनल, N का मतलब क्या होता है नेशनल, P का मतलब यहाँ पे पेंशन है, नेशनल पेंशन, और S का मतलब यहाँ पे क्या है, S का मतलब है यहाँ पे स्कीम, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखोगे। ये कब शुरू की गई थी, ये 2004 में शुरू की गई थी। इसके तहत जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं सरकारी कर्मचारी, तो उन्हें क्या किया गया, तो उन्हें कुछ जो है पैसा पर मंथ उनका कटता था, लेकिन बाद में जब वो रिटायरमेंट होते हैं तो उन्हें जो है मंथली वाइज पेंशन दी जाती है। अब इसी की जगह पर NPS की ही जगह पर आ चुकी है आपकी क्या आ चुकी है भाई, यूनिफाइड
यूनिफाइड पेंशन स्कीम, शॉर्ट में क्या बोलेंगे उसे, यूपीएस बोलते हैं। ये 2024 में लॉन्च की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पे ये स्कीम जो है आगे आने वाले एग्जाम में पूछी जाएगी। तो यूपीएस का मतलब क्या है, यहाँ पे यूपीएस का मतलब है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, शायद डबल ई बनेगी यहाँ पे, स्कीम, ठीक है ना। तो इसके फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपसे ये पूछी जा सकती है तो आपसे ये भी पूछी जा सकती है। और इसने क्या किया, इसने इस स्कीम को जो है कैंसिल कर दिया, इस स्कीम को कैंसिल किया। अब जो नई स्कीम इसकी जगह पे लॉन्च की गई है वो यूपीएस है। इसमें होगा क्या, केंद्र के ऐसे कर्मचारी जिनको कम से कम 10 वर्ष काम करते हुए हो गया है, कितने, 10 वर्ष, तो उन्हें इसका जो है लाभ दिया जाएगा। ठीक है, क्या बातें क्लियर हो रही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है। ऑप्शन ए रंजन गोगोई जी ने, या सुमन बेरी ने, या डॉक्टर हिरेन जोशी ने, या गीता गोपीनाथ ने। तो इसका राइट जवाब होगा सुमन बेरी ने। सुमन बेरी ने क्या संभाला है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष, और वर्तमान में भी यही है, कौन, सुमन बेरी ही वर्तमान में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष है। तो आइए थोड़ा नीति आयोग के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो नीति आयोग की फुल फॉर्म लिखिए, क्या होती है भाई, नेशनल, क्योंकि फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी जो है फुल फॉर्म होती है। और इसकी स्थापना कब की जाती है, तो इसकी स्थापना आपकी की जाएगी 1 जनवरी, यहां पे देख लो बहुत इंपॉर्टेंट संस्था, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की जाती है। किसकी जगह पे, तो आपकी जो योजना आयोग थी, योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग की जो है स्थापना की जाती है। इसका जो है, इसका अध्यक्ष वर्तमान में जो पीएम होंगे, पीएम का मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वही इसके अध्यक्ष होते हैं। एक उपाध्यक्ष होता है, क्या होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, जो कि वर्तमान में कौन है, सुमन बेरी ही है, ये है ना, यही वर्तमान में आपके उपाध्यक्ष, ठीक है ना। और एक आपके सीईओ ये भी होते हैं। तो ए है सुब्रमण्यम करके कुछ है, आप नाम पूरा देख लेना, सुब्रमण्यम, ठीक है ना, सुब्रमण्यम करके क्या है, ये सीईओ है वर्तमान में, ठीक है ना। वहीं अगर पूछे कि भाई पहले सीईओ कौन थे इसके, तो बताओगे अमिताभ कांत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं अमिताभ गलत लिख रहा हूं, अमिताभ कांत, ये पहले इसके सीईओ थे। और अगर पूछे कि इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो यहां पे बता देते हैं भाई, पहले उपाध्यक्ष है ना, पहले उपाध्यक्ष तो अरविंद पनरगड़िया जी थे, जो वर्तमान में 16वां जो वित्त आयोग है, 16वां वित्त आयोग जो है, तो उसके क्या बनाए गए हैं, अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है ना, अध्यक्ष जो है बनाए गए हैं। तो इसको भी आपको जो ध्यान रखना है। थोड़ा सा एक चीज और जान लेते हैं कि भाई नीति आयोग का काम क्या होता है। तो इसका मेनली काम होता है भारत में जो सतत विकास होता है, सतत जो विकास होता है उसको करना, भारत में क्या करना, जो ऐसे लोग होते हैं जो वंचित लोग होते हैं, तो उनका विकास सुनिश्चित करना ही इसका काम होता है नीति आयोग का। इसके मेंबर कौन कौन से होते हैं, तो जो सभी सीएम होंगे, भारत में जितने भी सीएम हैं वो सभी नीति आयोग के मेंबर होते हैं। उसके बाद में जो यूटी हैं वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, तो वो भी इसके सभी क्या होते हैं, इसके सभी सदस्य होते हैं। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में
प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है? वजन में 2 kg और व्यास में 23 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन बी है। वजन में 3 kg और व्यास में 24 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन सी है। वजन में 2.5 kg और व्यास में 22 सेंटीमीटर होता है, फिर ऑप्शन डी है वजन में 2 kg और व्यास में 22 सेंटीमीटर होता है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी। वजन में मतलब इसका वजन 2 kg होता है लेकिन इसका व्यास 22 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है गोंफ। गोंफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यूपी का है या बिहार का है, गोवा का है या फिर उड़ीसा का है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा का जो है गोफ डांस है। उत्तर प्रदेश के भी कई हैं, जैसे आपने सुना होगा कजरी का नाम सुना होगा, ठीक है ना, कजरी का नाम सुना होगा। उसके बाद में जो एक रास लीला होती है या रामलीला जिसे बोलते हैं, तो ये भी यहीं का है। उसके बाद में जोगिनी एक आपने सुना होगा, जोगिनी सुना होगा, है ना। उसके बाद में भी कई हैं, लेकिन आप कजरी और जोगिनी, जैसे एक चरकुला है, तो चरकुला भी बहुत ज्यादा जो है आपका फेमस है, ये भी पूछा जाता है। तो ये कुछ यूपी के हैं, आपको यूपी से ध्यान रखने हैं। गोवा के 2-4 और ध्यान रख सकते हो, जैसे घोड़े है, क्या है, घोड़े है, मोरनी है, घोड़े है, मोरनी है, ठीक है ना। और एक तो ये है गोंफ है। तो ये आपको कुछ जो है ध्यान रखने हैं। कहाँ के हैं? ये गोवा के हैं। लोक नृत्य आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हेमिस पर्व मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है या चंडीगढ़ में या लक्षद्वीप में या फिर पौंडुचेरी में? तो उसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए, लद्दाख में जो है आपका हेमिस पर्व मनाया जाता है, ठीक है ना। कहां? लद्दाख में, ओके। और लद्दाख के आप जम्मू कश्मीर का एक ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है, क्या नाम है भाई? ट्यूलिप महोत्सव, ट्यूलिप महोत्सव। तो ये भी आपका जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। असल में जब आप श्रीनगर जाएंगे तो वहां पे एक ट्यूलिप गार्डन पड़ता है, वहां पे बहुत अच्छे किस्म के जो आपके फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, तो वो पाए जाते हैं। तो उसी को लेके जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर तो लद्दाख ही होगा। चंडीगढ़ में आप ध्यान रखें एक रोज फेस्टिवल जो होता है, कौन सा? रोज का मतलब क्या? गुलाब वाला ही है, जो रोज फेस्टिवल होता है, तो वो आपका मनाया जाता है चंडीगढ़ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? अगर आपको इसका आंसर डायरेक्टली नहीं आता है तो आप इजीली निकाल सकते हैं, अगर आपको 3 योजनाएं पता है तब। कह रहा 8वीं, 6ठी, दूसरी या फिर चौथी? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी, चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। भाई उसने बहुत हेल्प दे दी है। अगर वो आपसे पूछता, ईयर ना पूछता, खाली भारत पाक युद्ध के समय पूछ लेता, तो रियल में क्वेश्चन टफ हो जाता। इसके लिए आपको पता होना चाहिए था कि भारत पाक युद्ध कब हुआ। लेकिन उसने अगर आपको ईयर दे दिया तो उसने आसान कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि भाई जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, क्या थी? जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी 1951 में शुरू की गई, है ना। और हमें यह भी पता है कि 3 योजना जो है वो लगातार शुरू की गई, और एक योजना का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो भैया 15 वर्ष में तो 3 योजनाएं शुरू हो पाए। तो आप 1951 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 1966 होगा कि नहीं होगा? 1966 होगा। फिर योजना अवकाश आ जाता है जो कि 3 वर्ष तक रहता है, तो 1969। अब 1969 के बाद में लगभग 1970 के आसपास जो है आपकी चौथी योजना शुरू होती है। कब? 1970 के आसपास। अब 5 साल तक रहेगी, तो भैया लगभग में ये 1974 और 75 के मतलब शुरुआत और 74 पूरा इसमें जो व्यतीत हो जाता है, तो वही तो आएगा 1971 के आसपास, ठीक है ना। तो आंसर क्या होना चाहिए था? चौथी पंचवर्षीय योजना। कुछ जो है योजनाएं के बारे में जान लेते हैं भाई। जो आपकी कुल मिला के 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं। कितनी हुई हैं? 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं। जो 12वीं हुई है वो 2012 से लेके 2017 तक जो है पंचवर्षीय योजना रही है। इस पंचवर्षीय योजना में जो सतत विकास होता है, सतत विकास जो होता है,
उसका लक्ष्य रखा गया। लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिर 11वीं सॉरी मैं यहाँ पे सेकंड लिख रहा हूं, फिर जो 11वीं पंचवर्षीय योजना आएगी उसमें जो है समावेशी विकास होता है, उसका लक्ष्य रखा गया, समावेशी विकास। फिर जो 10वें नंबर की पंचवर्षीय योजना थी, इतिहास में इसकी जीडीपी जो वृद्धि दर थी वो सबसे ज्यादा थी, जो वृद्धि दर थी वो सबसे ज्यादा थी, लगभग में 8% के आसपास, 8 से कम ही थी, 7.5 से ज्यादा थी और 8 के बीच में थी। तो ओवरऑल मैं 8 इसे जो है मान रहा हूं, ठीक है। और सारी चीजें इसके बारे में बता ही चुका हूं हर वीडियो में। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई, किस मॉडल पे आधारित थी, वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि हर वीडियो में वो चीज मैं जो है बता चुका हूं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? रामा सुब्रमण्यम गांधी को, या रघुराम राजन को, या ऑसबॉर्न स्मिथ को, या शक्तिकांत दास को? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए, रामा सुब्रमण्यम गांधी को। भाई अगर आपको ये नहीं पता आप तब भी इसका आंसर काट सकते हैं, क्योंकि ऑसबॉर्न स्मिथ भाई पहले थे, बात कर रहा है वो 2022 की बात कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं। शक्तिकांत दास तो भाई बाद में आए हैं, ठीक है ना, बाद में आए हैं, 2024 तक रहे हैं। फिर रघुराम राजन तो इसके पहले भी रही हैं, तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है, रामा सुब्रमण्यम गांधी। ये सभी मैं किसके बता रहा हूं, ये सभी मैं आरबीआई के बता रहा हूं, नहीं तो समझो कि यस बैंक के बता रहा हूं, ठीक है ना, आरबीआई के बता रहा हूं। और वो बात किसकी कर रहा है भाई, बात कर रहा है यस बैंक के कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो रामा सुब्रमण्यम गांधी जी को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, पॉलिटिक्स है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया? यहां पे आपको ध्यान रखना है, वो नहीं कह रहा है देश की सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और इसका परिरक्षित करना, ऑप्शन बी, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, ऑप्शन सी, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, उसे अक्षुण्ण रखना। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ये जो सभी उसने दिए ये सभी मौलिक कर्तव्य ही हमारे हैं, लेकिन कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा है जिसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नहीं जोड़ा गया? तो आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या राइट जवाब होगा? ऑप्शन सी। अब आइए थोड़े मौलिक कर्तव्य के हम जान लेते हैं, मौलिक कर्तव्य के बारे में, ठीक है ना। मौलिक जो कर्तव्य होते हैं, मौलिक कर्तव्य को जो है 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में और डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जो है आपके जोड़े जाते हैं। कितने? 10 जो है जोड़े जाते हैं। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो भाई वर्तमान में जो है आपके 11 हैं। फिर सवाल उठता भाई 10 से 11 कैसे हो गए? तो एक आपका जो है ये जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो भाई ये जोड़ा गया है आपका 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 में। कौन सा? तो ये वाला जो आपका 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना है, वो यही वाला है। तो वो यही तो पूछ रहा था कि इसके अलावा में जो और जोड़ा गया तो उसको बता दीजिए। तो वही आपका आंसर क्या होना चाहिए था? सी वाला इसका राइट जवाब होना चाहिए था। ये भी ध्यान रखो, मौलिक कर्तव्य जो है जो यूएसएसआर है यानी जो रूस है, तो वहां से जो है आपका लिया गया है। ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा भारत में हरित क्रांति का पहला चरण, भाई चरण बहुत इंपॉर्टेंट थे, हमने चरण भी लिखवाए हैं, डैश के दशक के मध्य तक था। कह रहा 1960 से 1970, 1940 से 1950, 1970 से 1980 या 1950 से 1960। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी 1970 से 1980 के बीच। थोड़ा हरित क्रांति के बारे में जानते हैं। हरित क्रांति
तो हरित क्रांति कहते किसे हैं? हरित क्रांति का मतलब है कि जो 1900 कह सकते हो कि जो 70 के दशक में एक ऐसा जो कृषि क्षेत्र था तो उसमें बहुत बड़े मात्रा में, बहुत बड़े स्केल पे, बहुत बड़े पैमाने पे जो हमने जो हाई यील्ड वैरायटीज होती हैं, हाई यील्ड जो वैरायटीज होती हैं कह सकते हो, इनका उपयोग किया। और जो रासायनिक, सॉरी यहां पे लिखना है रासायनिक, जो रासायनिक उर्वरक, जो रासायनिक उर्वरक होती है तो उसके उपयोग के परिणाम स्वरूप जो कृषि थी उसके उत्पादन में जो वृद्धि हुई तो उसी को हमने नाम दिया हरित क्रांति। ठीक है, अब ये जो है पूछा जाता है कि भाई विश्व में इसके जनक कौन है हरित क्रांति के, तो विश्व में इसके जो जनक कहलाते हैं, ठीक है, वो है नॉर्मन, क्या नाम है, नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है ना, तो ये विश्व में। लेकिन अगर पूछे भारत में, अगर क्या पूछे भारत में, तो बताओगे क्या नाम है, एस एस स्वामीनाथन। ठीक है ना, इन्हें कहा जाता है। लेकिन अगर पूछे हरित क्रांति शब्द किसने दिया या शब्द किसने गढ़ा या पहली बार इसका प्रयोग किसने किया था, तो बताओगे विलियम गॉड। क्या बताओगे, विलियम गॉड। ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि भाई हरित क्रांति जो है वो किन फसलों पे आधारित थी, तो मैं यहां पे बता रहा हूं थोड़ा सा ऊपर कौन कौन सी फसलें थी। तो गेहूं, जैसे इसमें जो गेहूं के उत्पादन में जोर दिया गया, जो चना होता है और जो मक्का होता है, लगभग में शुरुआत में इन्हीं फसलों पे जोर दिया गया और इनके उत्पादन में ही आपकी वृद्धि हुई। 3 चरणों में जो है आपकी हरित क्रांति शुरू की गई थी। यहां पे देखो भाई, यहां पे चरण जो है समझ लेते हैं। पहला चरण जो था आपका, जो पहला चरण था वो 1900 लगभग में 67 से और 1980 के बीच शुरू हुआ था। कहां कहां, तो जो पंजाब था, आपको पता होगा पंजाब खेती के मामले में बहुत आगे रहता है, और जो हरियाणा था, तो यहां पे शुरू हुआ। फिर जो दूसरा था चरण, जो आपका सेकंड चरण था, ये 1980 से और 1990 के बीच शुरू हुआ। कहां, तो जैसे जो यूपी है आपका, जो यूपी है, जो बिहार है, यूपी है, बिहार है, जो एमपी है, तो यहां पे शुरू किया गया। फिर जो तीसरा चरण शुरू हुआ, कौन सा तीसरा चरण शुरू हुआ, तो ये आपका 1990 से और लगभग में 2000 ईस्वी तक चला। कहां चला, तो ये फिर दक्षिण भारत में चला गया। जैसे आपका आंध्र प्रदेश है, आपका कर्नाटक है, तमिलनाडु है, फिर ये जो है उधर साइड में चला गया, वहां जो है ये लागू किया गया। ठीक है, तो क्या बातें क्लियर हुई हैं? वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज अधिक से अधिक जो है शेयर करें और इसका लाभ उठाएं। क्वेश्चन नंबर 17, कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? लाल रक्त कोशिकाएं कह रहा है गोलाकार होती हैं, पेशी कोशिका तुर्क रूपी होती हैं। ऑप्शन ए है कह रहा है केवल दूसरा सही है, ऑप्शन बी कह रहा है दोनों गलत है, ऑप्शन सी कह रहा है दोनों सही है, ऑप्शन डी कह रहा है केवल पहला ही सही है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी, दोनों ही सही है। तो आइए कोशिका के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। कोशिका, ठीक है ना, क्या नाम है कोशिका। ये कोशिका होती क्या है, तो कोशिका जो है, जो जीव होते हैं, जो जीव होते हैं उनकी सबसे छोटी, उनकी सबसे छोटी छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ठीक है ना, क्या है आपकी इकाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, और इसकी खोज अगर पूछी जाए कि भाई किसने की थी, तो इसकी खोज बताओगे जो रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे, वो जो है इसकी खोज करते हैं। ठीक है ना, फिर पूछा जाता है और हाँ, कोशिका का जो है पावर हाउस किसे कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है। कोशिका का पावर हाउस पूछा जाता है कि किसे कहा जाता है, तो वह बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया जो कॉन्ड्रिया होती है उसको कोशिका का
पावर हाउस कहा जाता है। अगर पूछी जाए कि भाई सबसे बड़ी कोशिका, क्या पूछी जाए, यहां पे थोड़ा ध्यान देना नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछी जाए तो आंसर दोगे जो शुतुरमुर्ग का अंडा है। क्या है? जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है। वहीं अगर पूछा जाए मानव शरीर की, यहां पे डिफरेंस समझ लेना, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो बताओगे अंडाणु। क्या बताओगे? अंडाणु। अंडाणु। यहां पे देखो वो कह रहा है सबसे बड़ी कोशिका, यहां पे कह रहा मानव शरीर की। अगर मानव शरीर का मतलब है सिर्फ और सिर्फ मानव में, और जो जीव जंतु हैं उन्हें छोड़ दीजिए, जो जानवर हैं उन्हें छोड़ दीजिए। अगर इसमें पूछे सबसे बड़ी तो अंडाणु, अगर पूछे सबसे बड़ी कोशिका, पूछे जीव की सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। ठीक है ना, क्योंकि उसमें भाई मानव भी आएंगे और प्लस जिनमें जिनमें जान है, जिनमें कोशिका पाई जाती है तो सभी चीजें आ जाएंगी। फिर अगर पूछे वही मानव शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होगा? सबसे छोटी कोशिका किसकी है तो बताओगे शुक्राणु। क्या बताओगे? शुक्राणु। ठीक है ना, शुक्राणु। फिर अगर पूछे, खाली पूछे कि भाई बताओ जीव मतलब मानव ना लगाए, जीव की सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटी कोशिका तो बताओगे माइकोप्लाज्म। ठीक है। अगर वही पूछे कि सबसे लंबी, यहां पे देख लो पूरा बोर्ड जो भर जाता है हमारा, सबसे लंबी कोशिका अगर पूछे तो बताओगे मानव हटा दो, तंत्रिका कोशिका। क्या बताओगे? तंत्रिका जो कोशिका होती है वो सबसे लंबी होती है। ठीक है ना, तो क्या बातें क्लियर हुई हैं कोशिका के बारे में? सारी चीजें एक एक जो है क्लियर हो चुकी है। अगला क्वेश्चन 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है? ऑप्शन ए नियॉन, ऑप्शन बी आर्सेनिक, ऑप्शन सी बेरियम एंड ऑप्शन डी है आयोडीन। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी आर्सेनिक। वही सोने की ध्यान रखो, कुछ की ध्यान रख लीजिए क्योंकि जो पूछी जाती है सोने की 79 होती है। फिर सोना पिघलकर क्या बन जाता है? पारा जिसे हम मरकरी बोलते हैं, तो उसकी कितनी होती है? 80 होती है। तो उसकी कितनी होगी? 80 होगी। कुछ ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सोना पिघल के पारा बन जाता हो, बस मैंने वो ध्यान रखने के लिए आपको कुछ हिंट दिया हुआ है। क्योंकि सभी को पता है भाई पारा जो होता है वो लिक्विड रूप में होता है, एकमात्र धातु है जो कि लिक्विड रूप में है। तो अगर आप इसे, क्योंकि ये पास में 79 80, तो आपको भी जो है ध्यान रखना है, पहले सोना है तो सोना पिघल के क्या बनेगा? पारा बनेगा। मतलब ऐसा आपको जो एज्यूम करना है, ना कि रियलिटी, ताकि आपको क्या रहे, चीजें ध्यान रहे। ठीक है ना, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19 एशियाई खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं क्योंकि एशियाई गेम जो है वो न्यूज में है। 18वें जो एशियाई गेम थे, 18 नहीं, पहले से शुरुआत करिए। ठीक है ना, ताकि जो है एक सीरियल बन जाए। अगर पूछे कि भाई पहले एशियाई गेम कब शुरू किए गए थे तो 1951 में। कहाँ हुए थे? तो आपके जो न्यू दिल्ली है, जो नई दिल्ली है, वहां पे हुए थे। अगर पूछा जाए 18वें जो है एशियाई गेम 2018 में हुए थे, कहाँ हुए थे? तो बताओगे इंडोनेशिया की जो कैपिटल है, क्या नाम है? जकार्ता। ये पहले की कैपिटल थी, हालांकि अब चेंज हो चुकी है आपकी। और फिर पूछा जाए कि भाई 18 के बाद में कौन से आएंगे? 19 में, जो 19वें एशियाई गेम है वो कब हुए? तो 2022 में हुए। कहाँ हुए? तो चीन के होंगजू जो प्रांत है वहां पे हुए। और इसमें जो है जो पहला स्थान प्राप्त किया वो आपके चीन ने ही प्राप्त किया, और जो भारत ने स्थान प्राप्त किया वो आपका चौथा स्थान प्राप्त किया है। ये जो है आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है,
फिर नेक्स्ट 20वां जो है एशियाई गेम कहाँ होगा? तो भाई देखो 4-4 का गैप है, हर एशियाई गेम जो है वो 4 साल के गैप के अंतराल में होता है, चाहे एशियाई हो और चाहे आपका जो है ओलंपिक हो, वो 4 वर्ष के गैप के अंतराल में होता है। तो 20वां कहाँ होगा? तो 20वां आपका होगा नागोया। क्या आप इस शहर से अवगत हैं? नागोया कहाँ पड़ता है? तो जापान में पड़ता है। कौन सा 20वां? कहा नागोया और कहा जापान में। ठीक है, तो एशियाई गेम के बारे में भी मैंने काफी कुछ जो है यहाँ पे बताया हुआ है। जीएस का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अर्पणा सतीसन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कथकली से, लावड़ी से, कुचिपुड़ी से या भारतनाट्यम से? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुचिपुड़ी से उन्हें जो है ये पुरस्कार दिया गया। हालांकि वो भारतनाट्यम डांस भी करते हैं, लेकिन स्पेशली ये जो पुरस्कार उन्हें दिया गया ये कुचिपुड़ी के लिए ही दिया गया है। अगर आपने जो है जो पुरस्कार होते हैं, ठीक है ना, और जो 24 के पुरस्कार हैं तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। पद्म पुरस्कार, देखो ये पद्म पुरस्कार से ही तो आया। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वीडियोस पे मैंने बना रखी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है मैथ का, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 180 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से जाता है, उसी मार्ग से 240 की स्पीड से बाहर मतलब वापस आता है। यदि कुल 6 घंटे का समय लिया तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी? तो मैं कहूँगा एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? मैंने बताया था एवरेज, अगर दूरी नियत है तो एवरेज स्पीड आप वर्क एंड टाइम के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। इनका एलसीएम होगा आपका 720, 18 चौके 72, 24 72, टोटल कितना है 7। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी? 720 बटे में 7, और दूरी 2 है तो 2 से गुणा करेंगे तो दोनों दूरियों निकल के आ जाएंगी। एवरेज स्पीड हो गई। आपका टाइम कितना लग रहा है भाई? 6 घंटे। तो दूरी बराबर में क्या आता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है आपकी 720 बटे में 7, टाइम है आपका 6, गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 6 तो 42 और 4320 बटे में 7। 7 से डिवाइड करेंगे 4320 को, 6 सत्ते 42, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 6 ऑप्शन 2 आपके कट गए। उसके बाद में देखते हैं कितना आ रहा है। 7 एकम 7, 7 सती 49, 7 एकम 7, 617.14। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा 5000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप में चक्रवृद्धि दिए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा? अच्छा देखिए, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपका अगर हम देखें 4% रेट है तो 4% बनेगा। अगर अर्धवार्षिक कर दें तो रेट आपकी 2% हो जाएगी, तो 2% मिलेगा ही, और अगले वर्ष 2 तो मिलेगा, 2 का भी 2% और मिलेगा, तो कितना? 0.04, मतलब 2.04% और मिलेगा। तो यहाँ पर 4.04% मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये अर्धवार्षिक होगा और ये वार्षिक होगा, तो इनके बीच अंतर कितना है भाई? 0.04% का। किस पे? 5000 पे। तो 5000 का 0.04%, डबल पॉइंट हटाएंगे तो डबल जीरो नीचे बढ़ाएंगे, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, तो 5 चौके 20 और बटे में 10, 0 से 0 2 रुपये आ जाए। कितना आना चाहिए? 2 रुपये। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अंकिता ने मूल मूल्य पर 10% छूट पर कुछ खिलौने खरीदे। प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है भाई? प्रत्येक खिलौने का मूल्य है 50 रुपये। यदि उसने 400 रुपये की कुल बचत की तो कितने खिलौने खरीदे? 50 रुपये का खिलौना था, 10% की छूट पे वो खरीद रही थी, तो एक खिलौने पे कितनी छूट मिल रही है उसको? 9 पे 45 रुपये का वो खरीद रही है, तो 5 रुपये की छूट मिल रही है। कितने की छूट कितनी मिल रही है भाई? 5 रुपये की, लेकिन वो बता रहे हैं 450, तो एक खिलौने की छूट मतलब 5 रुपये एक खिलौने पे मिल रहे हैं, तो 450 रुपये कितने खिलौने पे छूट मिले होंगे? तो 1 गुणे 450 बटे में 5, 5 ने 45, उसने 90 खिलौने खरीदे। कितने? 90 खिलौने खरीदे होंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए एक कार्य का 80% 20 दिनों में करता है। अब देखिए
ए जो है 80% 20 दिनों में करता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा भाई? 100% कार्य कितने दिनों में कर लेगा? 25 दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे भाई। 20 चौके 80, 25 चौके 100। तो ए एक पूर्ण कार्य को कितने दिनों में कर लेता है? 25 दिनों में। बी ए के साथ मिलकर शामिल हो जाता है और शेष कार्य को, कितना बचा भाई? 20% काम को वो लोग 3 दिनों में करते हैं, तो वो पूरा काम कितने दिनों में कर लेते? 3 गुणे में 100 बटे में 20 पंचे 100, 20 पंचे 15 दिनों में। मतलब ए और बी दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर लेते भाई? 15 दिनों में कर लेते हैं। 15 पच्चे 75, 25 3 75। अगर हम देखें ए की कैपेसिटी है 3, तो बी की कैपेसिटी कितनी बची है? 2। काम कौन करेगा भाई? बी को अकेले पूरे कार्य को समाप्त। बी कितना कर रहा है? 2 कर रहा है, काम है 75, तो बी द्वारा समय कितना लगेगा? बी द्वारा समय कितना लगेगा आपको भाई? 75 बटे में 2। कितना लगेगा? 75 बटे में 2, 37 सही 1/2। कितना आ जाएगा? इसको जब डिवाइड करेंगे तो 37 सही 1/2। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। संख्या 73, 115 और 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है जिसमें समान शेष प्राप्त होता है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या किसको भाई? ठीक है, 73 है, 115 है, 150। जब भी समान शेष बचे तो इनके बीच के अंतर का माशा निकालते हैं। यहाँ पर कितना? 5 से 5 गया जो 8 से 70, और फिर 5 से 3 गया 2, 7 से 42। 42 और देखो 11 तो नहीं होगा इनका, सिर्फ ना 5 होगा, 14 होगा या 7 होगा। तो 42, 14 पंचे 70, 14 3 42। ऑप्शन नंबर सी। 42 और 70 का मासा कितना होगा भाई? 14 से कट रही है, देखो 7 से तो कट रही है, मासा होता है बड़ी से बड़ी संख्या, तो 14 से कट रही है, तो इनका मासा कितना हो जाएगा भाई? 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करके वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, 25% का लाभ प्राप्त करता है। 25% का लाभ प्राप्त करता है मतलब 125% की वैल्यू कितना तौलता है वो? 1000 ग्राम। तो जो रियल वैल्यू है 100% पे कितना तौलता होगा? तो 100% की वैल्यू निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा? 100 अपान में 125। 125 पंचे 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 दूनी 10, 200 गुणे 4, 800 ग्राम। कितना तौल रहा होगा भाई? वो 800 ग्राम का ही वजन दे रहा होगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक साइकिल सवार और एक जॉगर एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करते हैं। यदि जॉगर और साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी की 1/3 दूरी को साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय के दोगुने समय में तय करता है, तो जॉगर और साइकिल सवार की चाल का अनुपात। एक तरफ क्या है भाई? जॉगर है, और एक तरफ साइकिल सवार है। दूरियां दोनों की बराबर है। दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। यहाँ भी स्पीड इंटू टाइम। कह रहा है यदि जॉगर साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी की 1/3 दूरी को, अलग अलग लिखेंगे इनका भाई। जॉगर एक तरफ लिखेंगे भाई, जॉगर, और एक तरफ साइकिल। जॉगर साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी की 1/3 दूरी को, यदि ये दूरी चलता है x किलोमीटर, तो इसका दूरी कितना है भाई? x बटे में 3 किलोमीटर। दूरी को साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय, इसका टाइम अगर है t, तो इसका टाइम कितना होगा? 2 गुना 2t होगा। कितना लगेगा इसको टाइम? 2t। क्लियर? जॉगर और साइकिल चाल का अनुपात s1 अनुपात s2। क्लियर? तो इसका s1 स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय, x बटे में 3 और बटे में इनके बटे में 2t, अनुपात x अपान t। तो इसका हम करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 6 x अपान में 6t बराबर में xt कट गया, 1 इस पार आ जाएगा, 6 उस पार चला जाएगा, 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/6। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 1/6। यहाँ पर लिख दे रहे हैं भाई 1/6। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफिकेशन। देखिए सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, तो 16 गुणे में 9 डिवाइड बाई 4 दूनी 8 आ गया। यहाँ पर 3 गुणे में 3 माइनस 2 गुणे में 3 डिवाइड बाई कितना? 2 से 4 को डिवाइड 2 बचेगा। अब डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो 8 से 9 तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन
16 गुणे में 9 बटे में 8 हो जाएगा इसका, और 3 तिया 9 माइनस 2 गुणे में 3 बटे में 2, 2 से 2 कट गया, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर कितना बचा 18, और यहाँ पे 9 से 3 गया 6, 6 3 18, कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक पुरुष का व्यय उसकी आय का 70%, मतलब आय को अगर हम 100 माने तो उसका व्यय कितना है 70 है, तो बचत कितनी होगी भाई, बचत उसकी होगी 30। कह रहा है आय में 20 और 50% की 2 क्रमिक वृद्धि की जाए। पहले 20% बढ़ाया 120 हो गया, फिर 50% बढ़ाया तो 150, डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से 15 बराबर 180 होता है, कितना होता है 180। अब उसकी आय कितनी हो गई 180 हो गई, और जो उसकी बचत है पिछली बचत की 2.5 गुना, मतलब 30 का 2.5 गुना कितना होता है भाई, पॉइंट से 0 कट गया, 25 3 75 हो गई, बचत कितनी हो गई 75। तो उसका खर्च कितना है भाई 105 है, कितना है भाई 180 आय है, बचत है 75, तो खर्च कितना है 100। कितनी वृद्धि हो रही है भाई 35 की वृद्धि हो रही, किस पे 70 पे, गुणे में 100 कर देंगे, 35 दूना 70, 2 से 100 को काटेंगे तो 50%। कितनी वृद्धि हुई 50% कम नहीं 50% अधिक हो गया, उसका जो व्यय है वो 50% अधिक हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक साइकिल चालक 2 घंटे और 30 मिनट में 20 मील, 1 घंटे 15 में 10 मील की आता है एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे में टोटल डिस्टेंस अपान में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 20 मील, और 10 मील 30 मील हो गया, टोटल टाइम कितना है इस बार 2.5 घंटे। 2.5 घंटे को हम कैसे लिखते हैं भाई 2 सही 1/2 घंटे, और प्लस 1 घंटा 15 मिनट को कैसे लिखें, 1 घंटा 15 मिनट को जब हम 60 से तो 1/4, इस बार 2 दूना 4 1 5/2 प्लस 4 कम 5/4, तो इस बार एलसीएम का 4 हो गया 10 प्लस 5 15/4 घंटे ये लगे, क्लियर। तो टोटल टाइम है 15/4 घंटे, 15 दूनी 30 और 4 ये ऊपर जाएगा तो 8। स्पीड एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 8 मील प्रति घंटे, कितना 8 मील प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एक बैंक ब्याज को अर्धवार्षिक संयोजित करके 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक 1 वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई प्रत्येक को 3200 रुपये जमा करता है। देखिए यदि वो 1 जनवरी को जमा करता है 3200 तो उस पर 2 बार ब्याज मिलता है, कितना 2 बार, तो 10% वार्षिक है, तो छमाही कितनी हो जाएगी, छमाही जो है वो 5% होगी, ये छमाही होगी, क्लियर। रेट छमाही देता है ना, तो जब 5% 3200 उसने जब जनवरी पे जमा किया तो इस पे कितना मिलेगा उसको 105/100, 2 बार मिलेगा ना, 2 छमाइयाँ हो जाएंगी, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, और 4 8 32 25 पचम 25 5 दूनी 10 5 कम 5 दूनी 10 5 21 का 441 8 गुणे 441 8 कम 8 8 चौके 32 8 चौके 32 3528, ये अमाउंट हो गया कितना, अमाउंट कितना हो गया 3528, जबकि था कितना प्रिंसिपल भाई, तो इस पे ब्याज कितना मिला भाई 328 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट इस पे। ये पहली जो उसने जनवरी में जमा कर दिया था 3200, उस पे ब्याज मिला, लेकिन उसने प्रत्येक 1 जुलाई पर भी तो वो 3200 रुपये जमा कर रहा है, तो जुलाई पे जब 3200 जमा करेगा तो उस पे एक ही छमाही का 5% ब्याज ही मिलेगा ना, 5% डायरेक्टली ब्याज निकालोगे तो 5 दूनी 10 5 से 15 160 रुपये और मिलेगा, कितना 160 रुपये। 328 जनवरी वाली किस्त पे मिलेगा, 160 रुपये जुलाई वाली पे, तो कितना हो जाएगा टोटल 8 8 488 रुपये ब्याज के रूप में मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, साक्षी और कोमल मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में करते हैं। कौन, साक्षी और कोमल मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में करते हैं, जबकि कोमल उसको 22 दिनों में करती है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 110 10 11 22 5। अब देखिए कोमल की कैपेसिटी कितनी है 5, तो साक्षी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। आगे क्या है, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन साक्षी ने 3 दिन बाद एक साथ काम, मतलब साक्षी और कोमल दोनों ने एक साथ काम कितना करने भाई 11, तो साक्षी और कोमल ने 3 दिन में कितना काम किया भाई 33, कितना काम किया 33, तो शेष कार्य कितना बचा
शेष कार्य कितना बचा इनके पास, तो 110 था, माइनस का 33 करेंगे ना, तो 10 से 3 गया 7, 10 से 3 गया 7, तो 77 काम बचा। अब कौन काम छोड़ के चला गया भाई, कोमल, नहीं साक्षी ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ा, आप कोमल कार्य करेंगे। कोमल की कैपेसिटी कितनी है 5, तो कोमल को समय कितना लगेगा भाई 77/5, 7 5 कम 5 5 25, 15 5 75 होता है ना, 2/5, ये 15 सही 2/5 और समय लगेगा। ऑप्शन में नहीं है भाई, 15 5 75 270/5 नहीं, क्या पूछ रहा है, दिनों की कुल संख्या पूछ रहा है। दिनों की कुल संख्या का मतलब 3 दिन उसने पहले भी लगाए थे और 15 2 3 दिन पहले लगे थे और 15 सही 2/5 दिन और लगे, तो 15 3 18 सही 2/5, 18 पंचे 90, 2 92/5 कितना आ जाएगा भाई 92/5। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेष फल से पुनः 25% घटाना। माना धनराशि x की 15% घटाया तो 85 बचा, फिर 25% घटाया तो 75 बचा, लेकिन वो कितना बता रहे हैं भाई 4335। क्लियर, 25 3 75, 25 चौके 100, 5 दूनी 10, 17 5 85, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 5 15, 17 से कटेगा, 17 5 85, 17 छक्का 102, 17 7 119, 17 8 136 और कितना 17 5 85, 85 और 20 4 इनकी गुणा करेंगे। x बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणे में 4 गुणे में 85, गुणा करेंगे 8, 80 गुणे 85, 8 पंचे 40, 8 अठारह 64, 4 6800 रुपये। वो धनराशि कितनी थी 6800 रुपये। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, गीता और राधा के पास रुपयों का अनुपात। गीता और राधा, गीता और राधा के अनुपात, गीता है, राधा है और भी है कोई, गीता राधा सविता। गीता राधा का 7 15 है और राधा सविता का 7 16, तो इनका एग्जिट रेशियो कितना हो जाएगा भाई 7 7 49, 15 7 105 और 15 15 मन 225 और 240, कितना हो गया 240। किसका पूछ रहे हैं, यदि गीता के पास 980 रुपए हैं, गीता के पास यहाँ पर 49 है, तो 49 की वैल्यू कितनी हो गई 980 हो गई। एक की वैल्यू कितनी हो गई 49 दूनी 98 20, एक की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई। क्या निकालना है सविता के पास, सविता के पास कितना है 240, 240 गुणे 20 कर देंगे 24 दूना 48, 24 दूना 48, कितना आ जाएगा आपका 4800 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पिज्जा के लिए चीज और सॉस का अनुपात 1 कप और 1/2 कप है। यदि रमा ने एक निश्चित संख्या में पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस डाला। अब देखिए चीज और सॉस, चीज और सॉस का एक, यस है भाई सॉस, 1 अनुपात 1/2 का अनुपात है। अब इनका अगर हम रेशियो सही करें तो 2 अनुपात 1 आ जाएगा ना, बिल्कुल। अगर सॉस का 1 चम्मच तो इसका 2 चम्मच पड़ेगा। यहाँ पर 15 कप सॉस डाला है, सॉस कितना डाला है 15 कप, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 15, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 कप पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। पिज्जा में कितनी कप चीज पड़ेगी 30 कप पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कितना 16, क्वेश्चन नंबर 16, एक तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 30 मिनट कम समय लेती है। यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन की चाल से 20 किलोमीटर कम है तो धीमी लोकल, इसको बाई ऑप्शन से हम कर सकते हैं। बिल्कुल, दूरी कितनी है भाई 60 किलोमीटर। ये धीमी ट्रेन की चालें दे रखी हैं, अगर धीमी की 60 होगी तो तेज वाली की कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। 60 की स्पीड से इसको कितने लगेंगे भाई, इसको लगेंगे 1 घंटे, और तेज वाली ट्रेन को कितना लगेगा टाइम 80, 60/80, 20 3 60, 20 चौके 80 मिनट। अगर हम देखें तो 15 3 45 मिनट, कितना लगेगा 45 मिनट लगेगा। तो इनका अंतर कितना है भाई 15 मिनट का है, कितना है 15 मिनट का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा कट हो जाएगा। यदि हम एक की 40 माने तो दूसरे की कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। 40 की स्पीड से जब 60 किलोमीटर जाएगा तो 1 घंटा 30 मिनट लगेगा, और 60 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाएगा तो 1 घंटा इसको लगेगा। तो कितना समय भाई पहले पहुंच रहा है 30। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन 22 हम इसको कर सकते थे। क्लियर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, लंबाइयां 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, ऊंचाई 8 मीटर के घनाभी कमरे। अधिकतम छड़ी का मतलब विकर्ण आपको ज्ञात करना है, L² + B² + H², यही तो होता है विकर्ण घनाभ का। तो L का मतलब 10 का स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर प्लस 36 मीटर स्क्वायर प्लस 8 8 64,
मीटर स्क्वायर। 64 36 100 100 200 200 मीटर स्क्वायर। 200 में से 100 का तो 10 निकल के आ जाएगा, रूट में 2 बचेगा, मीटर स्क्वायर का मीटर 10√2 कितना आ जाएगा भाई 10√2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक महिला किसी वस्तु को 950 रुपये में खरीदती है और 1150 रुपये में बेचती है। अब भाई 950 में खरीदा, 1150 में 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ 950 पे, गुणे में 100, 0 से 0 5 से काटेंगे 19 पंचे 95 5 दूनी 10, मतलब 400 बटे में 19, 19 दूना 38, 19 से जब 400 को काटेंगे 19 दूना 38, 19 से कम 19, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0, 19 पंचे 95 21.05, लगभग में 21%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 19। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतनी है। छोटे घन बनाने के लिए इसे पिघलाया जाता है। यदि घन की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक घन की, मतलब इसके आयतन से डिवाइड कर देंगे इसका आयतन, तो घनों की संख्या हो जाएगी। घनों की संख्या बराबर में क्या, बड़े मतलब घनाभ का आयतन क्या होता है 24 गुणे 18 गुणे 12, और घन का आयतन कितना हो जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 4 3 12 दूनी 24 घन बनेंगे। कितने बनेंगे 24 घन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा भाई। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, एक वस्तु पर एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 7.5% की छूट देता है। कितना 7.5%, मतलब एमपी उसका कितना था 100 रुपये, 7.5% की छूट दी तो और 10% कैशबैक भी देता है, तो वो कितने में बेच लेता है भाई 7 घटाएंगे तो 93, मतलब 92.5% की छूट देता ही है, मतलब 92.5, और उसके बाद 10 रुपये और घटा देता है, 10 रुपये और घटा देता है। अभी भी वह 5 रुपये वस्तु कमाता है वस्तु पर, तो उसका सीपी कितना रहा होगा भाई 92.5% माइनस का 5, यही सीपी रहा होगा। क्लियर। कह रहा है यदि x रुपए प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य है, प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य यहाँ पर 100, तो मैं कहूँगा 100 बराबर कितना है x, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है ना, इसको -5 हम लास्ट में भी जोड़ सकते हैं, तो भाई 92.5% की वैल्यू निकालिए। 92.5% की वैल्यू कितनी, जो x गुणे में 92.5 बटे में 100 से जब भाग करेंगे तो 0.925 x, और ये माइनस का 5 और हम कर देंगे, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए भाई -5। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। आज का हमारा जो मैथ का सेशन कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम हिंदी के भाग को सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में असुर शब्द के उचित पर्यायवाची का प्रयोग हुआ है। श्याम घमंडी है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है रजनीचर का स्वभाव दुष्टतापूर्ण होता है, ऑप्शन सी है दर्प अच्छा नहीं होता, ऑप्शन डी है वह दंभ करता है। तो कह रहा है इसमें जो असुर है उसका पर्यायवाची वर्ड इनमें से किस वाक्य में प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो रजनीचर होता है वो असुर का पर्यायवाची होता है आपका। असुर के बाद में जो चोर होता है चोर का भी पर्यायवाची होता है। उसके बाद में और भी जो जानवर होते हैं तो उनका भी जो है रजनीचरी पर्यायवाची होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वहीं आपने इसमें देखा होगा दर्प और दंभ ये दोनों होते हैं घमंडी के। किसके होते हैं? ये दोनों पर्यायवाची होंगे आपके घमंडी के, या कह सकते हो अभिमानी के। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी नहीं, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन दूसरा, निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ विकल्पों में से चुनिए। मुट्ठी गरम करना, कह रहा है इसका मीनिंग क्या होगी, इसका अर्थ क्या होगा। कलंक लगाना, धाक जमाना, ऑप्शन सी। शुभारंभ करना, ऑप्शन डी। घूस लेना। बहुत इजी मुहावरा है ये, तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ऐसे काम नहीं होगा, आप पहले जो है हमारी मुट्ठी को गर्म करिए, हम काम तभी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 3, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के और डैश है का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उचित भाववाचक संज्ञा से वाक्य पूर्ण कीजिए। कह रहा है ऑप्शन है बुढ़ापे, ऑप्शन बी बूढ़ा, ऑप्शन सी मोटापे, ऑप्शन डी चाल चलन।
तो इसमें जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा। हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये वैसे भी सही है और प्लस जो है हमारे सामाजिक दृष्टिकोण से भी सही है, क्योंकि हम सभी को पता है चाहे बुढ़ापा हो या कुछ भी हो, वो एक ऐसी स्टेज है जिसमें हम सभी को ही लास्ट में गुजरना होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गीतों की लड़ियां उपरोक्त अशुद्धि वाक्य खंड का शुद्ध रूप क्या होगा? कह रहा है जो गीतों की लड़ियां हैं इसमें कह रहा है कुछ गलती है, मिस्टेक्स है, और कह रहा है अगर इस मिस्टेक को हम सुधारेंगे तो इनमें से क्या चीज आएंगी? गीतों की कड़ियां या गीतों की छड़ियां या गीतों की कमियां या गीतों की बेड़ियां? तो यहाँ पे राइट जवाब होगा ऑप्शन ए गीतों की कड़ियां। भाई गीतों की छड़ियां होती हैं गीतों की, गलत हो गया। गीतों की कमियां, वो कह रहा सुधारने की, कमी की बात यहाँ पे हो रही है। गीतों की बेड़ियां, भाई बेड़ियां तो पैर में पड़ती है, गीतों की बेड़ियां कैसे डाल दोगे? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। क्या सही होगा? गीतों की कड़ियां। क्वेश्चन 5, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बनाइए। दोपहर के बाद के समय को हम क्या कहेंगे? कह रहा पूर्वाह्न कहेंगे, मध्याह्न कहेंगे या पूर्व मध्याह्न कहेंगे या अपराह्न कहेंगे? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी, इसे हम अपराह्न कहेंगे। देखिए जो दोपहर के बाद का समय होता है, एक्चुअली में 12 बजे रात से और 12 बजे दिन तक जो समय होता है उसे हम पूर्वाह्न बोलते हैं, उसे हम ये बोलते हैं पूर्वाह्न। और फिर इसके बाद में जो 12 बजे दिन से और 12 बजे जो रात तक का समय होता है उसे हम बोलते हैं अपराह्न। इसका मतलब होता है बाद वाला समय, ठीक है ना। और इसका मतलब पूर्वाह्न का मतलब क्या होगा? पहले वाला समय। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी सीमा ना हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बनाइए। परिसीमित, सीमांकित, ससीम या फिर असीम? तो इसका जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट जवाब होगा, असीम। असीम का मतलब होता है जिसकी सीमा ही ना हो, अनलिमिटेड, है ना। और ये सभी लिमिटेड के ही पर्यायवाची है। परिसीमित का ही मतलब होता है कि जिसको सीमित कर देना। सीमांकित का मतलब भी होता है कि सीमाओं से बांध देना, अर्थात उसकी एक बाउंड्री खींच देना। ससीम का मतलब भी यही होता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है उसके पक्ष में अनेक लोग हैं, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द बताइए। तो कह रहा पक्ष के नीचे अंडरलाइन है, पक्ष का विलोम क्या होगा? निपक्ष, बिल्कुल गलत है। सपक्ष, बिल्कुल गलत है। विपक्ष या कुपक्ष, ये भी गलत है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि पक्ष और विपक्ष आपने खूब ही सुना होगा। जब बहस होती तो लोग जो है पूछते हैं, कहते हैं भाई आप उसके पक्ष में है या विपक्ष में? विपक्ष का मतलब आप उसके विरोध में, है ना। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट जवाब होगा। क्वेश्चन 8 देखिए, कह रहा निम्नलिखित वाक्यांश में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तब पानी से ठसम ठस भरा है, लबालब भरा है या ठसाठस भरा है या क्या लिखा है भाई? फुगम फुल भरा है या फिर चकाचक भरा है? तो यहाँ पे राइट जवाब होगा ऑप्शन ए, लबालब। भाई पानी के लिए हम लबालब वर्ड का ही यूज करते हैं। चाहे तालाब, आपने सुना भी होगा जब बारिश का मौसम आता है और ज्यादा बारिश हो जाती है तो तालाब जो है हमारे गांव के आसपास वो बिल्कुल लबालब भर जाते हैं। और अक्सर लोगों को आपने कहते हुए भी सुना होगा, लोग कहते हैं कि भाई इतनी बारिश हो कि तालाब जो है पूरे के पूरे लबालब भरे हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9 देखिए, टट्टी की ओट से शिकार खेलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तनिक भी प्रभावित न होना या छल कपट से काम लेना या बलपूर्वक काम निकालना या छिप कर शिकार करना? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, छल कपट से काम लेना। क्वेश्चन 10, अगले माह बसंत ऋतु प्रारंभ होगी। कह रहा बसंत का क्या विलोम बताइए भाई? बसंत का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए ठंडी, ऑप्शन बी पतझड़, ऑप्शन सी गर्म, ऑप्शन डी ग्रीष्म। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पतझड़। असल में बसंत हम सभी को पता होगा मार्च महीना आने वाला है। क्या आने वाला है? मार्च। तो
अच्छा, इसमें से बताइए भाई, पहले बसंत आता है कि पहले पतझड़ आता है? तो पहले जो है आपका पतझड़ आएगा, क्योंकि पतझड़ में ही नए पत्ते जो हैं आपके, सॉरी मैंने ये बना दिया, पतझड़ में ही आपके क्या होते हैं, जो पुराने पत्ते हैं वो गिर जाते हैं, और नए पत्ते, जब पेड़ पौधे नए पत्ते पहनते हैं तो उसी को बोलते हैं बसंत। क्या बोलते हैं उसको? बसंत, हम उसी को बोलते हैं। ठीक है, क्या अंतर पता चला आपको? बसंत का उल्टा उसने पूछा था, तो बसंत का उल्टा होगा पतझड़। ठीक है ना। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? देशों में यह बीमारी कोरोना के कारण फैली थी। बीमारी कह रहा है, ये गलत है, या फिर कोरोना गलत है, या फैली गलत है, या फिर कारण गलत है। तो ना तो ये गलत है, ना ही ये गलत है, ना ही ये गलत है। इसमें बीमारी होता है, बड़ी मात्रा लगनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे छोटी की मात्रा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, इनमें से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? आप ध्यान रखना, यहाँ पे नहीं वाला पूछ रहा है। कह रहा पावक, अभंग, अनल या फिर हुतासन। तो उसका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी। इनमें से पावक भी आपका अग्नि का पर्यायवाची है, अनल भी आपका पर्यायवाची है, और हुतासन भी आपका पर्यायवाची है। आपका दहन भी इसका पर्यायवाची होता है। आपका कृषाणु भी आग का ही पर्यायवाची होता है। वहीं अनल और अनिल में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। अनल अगर कहे तो भाई आग का पर्यायवाची, वही अगर अनिल कहे तो ये वायु या जिसे हम हवा बोलते हैं उसका पर्यायवाची होता है। ठीक है। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है जो समान ना हो, उसे क्या कहेंगे? बराबर। तो भाई बिल्कुल उल्टा बता रहा है, बराबर में तो समान जो होता है उसी को तो बराबर बोलते हैं। खुराक, अरे कहाँ बता रहा है भाई। विषम या एक समान, तो उसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी, विषम। विषम का मतलब होता है जो बराबर ना हो। ठीक है ना। एक समान का तो मतलब ही होता है जो एक समान हो, अर्थात जो समान हो, सम हो। फिर क्वेश्चन 15, निम्नलिखित वाक्यांश के किस खंड में त्रुटि है? जहां तक हमारा विचार तो यही है गलत है, विचार गलत है, या हमारा गलत है, या जहां तक गलत है, तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल राइट जवाब होगा, क्योंकि जहां तक आपका गलत है। क्वेश्चन 16 देखिए, इसमें हमें भरना पड़ेगा, 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे। कह रहा, क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरता पूर्वक आगे डैश किया है? अब क्या किया है? समझ किया है, या सोच किया है, या विचार किया है, या इच्छा किया है? तो इच्छा के साथ में इच्छा की हो मतलब की है, लेकिन वहां पे गंभीरता पूर्वक विचार किया है, क्या भरा जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। यहां पे आना चाहिए विचार। ओके। क्वेश्चन 17 में देखिए क्या फिल किया जाएगा यहाँ पे, कि आज हम जो कुछ भी हैं उसमें किस किस का योगदान है? माता का, मातृभूमि का, मातृभाषा का, या फिर इन सब का? एक अब डैश है, हमें जन्म देती है। क्या जन्म देती है? एक पिता हमें जन्म देती है, या एक जननी हमें जन्म देती है, या एक बहन हमें जन्म देती है, या एक भाई हमें जन्म देती है। तो भाई ये भी नहीं होगा, आपकी बहन भी नहीं होगा, पिता भी नहीं होगा, जननी का मतलब क्या होता है? जन्म देने वाली को ही हम क्या बोलते हैं? जननी बोलते हैं। तो एक जननी हमें जन्म देती है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, एक जननी हमें जन्म देती है, और फिर आगे क्या है भाई? एक के आंगन में खेल कूद कर तथा खा पी कर हम पुष्ट होते हैं, और एक हमें अपने विचारों, भावों इत्यादि को प्रकट करने की शक्ति देती है। इसी शक्ति के अभाव में हम गूंगे और बहरे बनकर रह जाते हैं। यह शक्ति हम पर पूर्ण रूप से मनुष्य बनाने का उपकार करती है। इस उपकार का मुद्रा हम पर सबसे अधिक है, या इस उपकार का नगद हम पर सबसे अधिक है, या इस उपकार का पैसा हम पर सबसे अधिक है, या इस उपकार का ऋण हम पर सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, इस उपकार का ऋण हम पर सबसे अधिक है। इसी ऋण से मुक्त होने के लिए हमें सच्चे मन से उसकी सेवा करनी चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, चाहिए तक हो गया था ना? चाहिए। विदेशी भाषा के सम्मुख इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए।
तभी हम अपनी क्या शहर के सच्चे सपूत कहलाएंगे, या अपनी मातृभूमि के सच्चे सपूत कहलाएंगे, या हम अपनी गांव के सच्चे सपूत कहलाएंगे, या हम अपनी देश के सच्चे सपूत कहलाएंगे। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, मातृभूमि के सच्चे सपूत कहलाएंगे। किंतु यह काम इतना सरल नहीं है। यह काम तो तलवार की, आगे क्या आना चाहिए, तलवार की धार पर चलने का है, या तलवार की नोक पर चलने का है, या तलवार की किनारे पे चलने का है, या फिर तलवार की रास्ता पर चलने का है। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, न रास्ता आएगा, सॉरी ना क्या आएगा, न रास्ता आपका आएगा, ना किनारा आपका आएगा, और ना ही आपका नोक आएगा। भाई नोक तो सुई की होती है, किसकी होती है, सुई। अब बताओ सुई तलवार में क्या डिफरेंस नहीं होता, भाई बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तलवार की धार होती है, ना कि नोक होती है। तो यहाँ पे जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन ए अर्थात धार आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो हमारी पसंद आई है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ ब्राइट फ्यूचर।